सो हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही सभी तक। एक बार कंफर्म कर देंगे। फिल्म स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि रहने वाला है मॉडर्न हिस्ट्री पे। ठीक है, कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं। इस वीक हम लोगों ने एफआरबी में अपना मॉडर्न हिस्ट्री कवर किया है पूरे वीक, तो उसी का रिवीजन करने वाले हैं थ्रू 90 क्वेश्चंस। एंड आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आज एफआरबी में आप लोगों का टेस्ट भी मॉडर्न हिस्ट्री का होने वाला है। परमार अकेडमी एप्लीकेशन पे लाइव टेस्ट वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको टेस्ट मिल जाएगा कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री का। ठीक है, तो स्टार्ट करें फिर। क्वेश्चंस। गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ, सोनम, उर्वशी, अंकित, वासु, अंश, वशिष्ठ, लोकेंद्र, तनु। चलो ठीक है, गुड मॉर्निंग सभी को। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो 90 क्वेश्चंस के थ्रू कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री को रिवाइज करने वाले हैं। और भाई मुझे नहीं, आपको रिवाइज करना है, तो थोड़ा सा माइंड को एक्टिव रखिएगा कि और जल्दी जल्दी चीज़ों को रिकॉल करने की कोशिश करिएगा। और कमेंट सेक्शन में वो सारी चीज़ें लिखिएगा जो जो चीज़ें आपको याद आ रही हैं उस पर्टिकुलर क्वेश्चन से एसोसिएटेड। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट पोर्चुगीज वॉइसरॉय ऑफ इंडिया? निम्नलिखित में से कौन भारत का पहला पुर्तगाली वॉइसरॉय था? अल्फोंसो डी अल्बरिक, दुअर्ते डी मेंजेस, फ्रांसिसो डी अल्मीडा, लोपोसोरिस डी अल्बगैरिया। तो पहला पोर्चुगीज़ वॉइसरॉय कौन था? तो हमें पता है कि सबसे पहले एडवेंट ऑफ यूरोपियंस हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में ही। और एडवेंट ऑफ यूरोपियन में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले इंडिया में जो यूरोपियंस आए थे वो पोर्चुगीज़ थे। पोर्चुगीज़ कौन? रोनाल्डो वाले। ठीक है, रोनाल्डो वाला देश। तो सबसे पहला कौन था पोर्चुगीज़ जो इंडिया में आया था? दैट वाज वास्को डी गामा। किस ईयर आया था जरा कमेंट में आप बताएंगे, और किसके कोर्ट में आया था ये भी आप बताएंगे। और टोटल 3 बार आया था, मैंने आपको बताया था। पहली बार तो 1498 में आया था कैलिकट के राजा जमोरिन के पास, देन 1501 एंड देन उसके बाद 1524। आखिरी टाइम इसकी डेथ भी वहीं पे हो जाती है, कोची में। लेकिन पहले वॉइस रॉय की बात हो रही है यहाँ पे। तो पहला वॉइस रॉय कौन था? फ्रांसिसो डी अल्मीडा था। और इसने ब्लू वाटर पॉलिसी भी चलाई थी, आपको अगर याद हो, ब्लू वाटर पॉलिसी। और उस ब्लू वाटर पॉलिसी को ख़त्म करने का काम किया था अल्फोंसो डे अल्बरिक ने। ठीक है, Who among the following was a Portuguese writer who wrote about the trade and society in South India? निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली लेखक था जिसने दक्षिण भारत में व्यापार और समाज के बारे में लिखा था? कौन था? निकोलो मनुक्की, फ्रैंकोइस बर्नियर, जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर, या फिर दुअर्ते बारबोसा? हाँ जी, संजना कुमारी, आयुष, सबका सही है। चलिए, तो कौन था पोर्चुगीज़ ट्रैवलर? पहली बात तो निकोलो मनुक्की इटालियन ट्रैवलर था और ये पोर्चुगीज़ नहीं था। ऐसे ही फ्रैंकोइस बर्नियर और जीन बैप्टिस्ट टैवर्नियर ये फ्रांस से आए थे, ना कि पोर्चुगल से। आंसर होगा दुअर्ते बारबोसा। किसके टाइम पीरियड आप बताइए, मैं आपको हिंट देता हूँ। कौन सा विजयनगर एम्पायर का रूलर था? विजयनगर एम्पायर में हमने टोटल 4 किंगडम्स पढ़े थे, संगम, सुलुव, तुलुव और अराईवीडू। उसमें से तुलुव के वन ऑफ द फेमस रूलर, ना सिर्फ तुलुव के बल्कि पूरे विजयनगर एम्पायर के वन ऑफ द फेमस रूलर कंसिडर किए जाते हैं, जिनके टाइम पे ये आया था। दुअर्ते बारबोसा आया था और डोमिंगो पीज आया था। दोनों ही कहाँ से आए थे? आपके पोर्चुगल से ही आए थे। ठीक है, दोनों ही पोर्चुगल से आए थे। तो सही आंसर क्या होगा? एक सेकेंड, सही आंसर क्या होगा? KDR, दैट इज कृष्ण देवराय, दुअर्ते बारबोसा एंड डोमिंगो पीज, है ना। अगर हम बात करें टैवर्नियर किसके टाइम पे आया था, तो टैवर्नियर शाहजहां के टाइम पे आया था। ठीक है, शाहजहां के टाइम पे। बर्नियर भी शाहजहां के टाइम पे नहीं, मतलब शाहजहां के जब रेन खत्म हो रहा था उसके टाइम पे आया था। लेकिन ये फिजिशियन था किसके कोर्ट में? ही वॉज अ फिजिशियन इन द कोर्ट ऑफ दारा शिको, जो शाहजहां का बड़ा बेटा था, है ना। और दारा शिको को किसने हराया था? बैटल ऑफ धर्मत में। बैटल ऑफ धर्मत, बैटल ऑफ देवराई, ये मैंने आपको पढ़ाया था। किसने हराया था? औरंगजेब ने हराया था दारा शिको को। ठीक है, और ये निकोलो मनुक्की है, ये भी शाहजहां के टाइम पे ही आया था। और टैवर्नियर की एक बुक है, अगर आपको याद हो बताइए कमेंट में, इंडिया करके है वो। इन विच ईयर डिड द पोर्चुगीज कैप्चर गोवा? पुर्तगालियों ने गोवा पर किस वर्ष कब्जा किया?
तो ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी। सबसे पहले इंडिया में आए भी पोर्चुगीज़ थे और सबसे आखिर में गए भी पोर्चुगीज़ थे। गोवा को कैप्चर किया था वही अभी हम जो देख रहे थे। पहला वॉइसरॉय कौन था? अल्मीडा। उसने नहीं, अगला वाला जो आया था जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी हटाई थी, एल्बरिक। 1510 AD 1510 ईस्वी में जो है कैप्चर किया था। और सबसे आखिर में गए थे, गोवा से ही गए थे। कब गए थे? तो ये 1961 1961 में ऑपरेशन विजय के थ्रू इनको जो है यहाँ से खदेड़ा गया था। ठीक है, भाग ही नहीं रहे थे, छुप के बैठे हुए थे यहाँ पे। तो ये होगा। और इसकी किताब का नाम क्या है? ट्रैवल्स इन इंडिया, टैवर्नियर की। ठीक, अगला क्वेश्चन है हमारा 4th नंबर। हाँ जी, ठीक है। बैटल ऑफ धर्मत, बैटल ऑफ देवराई और बैटल ऑफ सामूगढ़, उसमें हराया था औरंगजेब ने किसको? अपने बड़े भाई दारा शिकोह को। ठीक है, चलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स अंडर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया प्रोफेशनलाइज्ड, ब्यूरोक्रेटाइज्ड एंड यूरोपनाइज्ड द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी? सर एक क्वेश्चन था मेरा कि सिर्फ ये कि मैं आपको ही फॉलो करता हूँ जीएस के लिए, तो आप ये बता दोगे प्लीज़ कि ये जो एफआरबी सीरीज़ चल रही है इनफ है तो फिर मैं आपका बैच लूँगा नहीं सीजल के लिए? इसके लिए ये बहुत कोई छोटा मतलब क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो जो एफआरबी वाला मैंने लेक्चर वीडियो डाला था जिसमें अनाउंसमेंट किया था, तो उसको आप जाके देखो। तो उसमें मैंने सारी चीज़ें क्लियर की हैं, किसको बैच की ज़रूरत है, किसको बैच की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर चीज़ें डील की हैं। ठीक है, यहाँ पर जो अभी पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड अभी डाउट होगा तो पूछते रहिएगा। एंड एक चीज़ और कि अगर गलती से ऐसे कुछ होता है, ठीक है, कभी जैसे गलती से मेरे मुँह से कुछ और निकल जाता है जैसे, या फिर मैंने कुछ गलती से कुछ और लिख दिया, तो प्लीज़ उसको यहीं पे बता दिया करिए, सो दैट उसको मैं करेक्ट कर दिया करूँ यहीं पे ही अगर कुछ होता है। क्योंकि फ्लो में कुछ कभी कभी हो जाता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 1961 की जगह मैंने बोला 1961 और गलती से 1971 लिख दिया, तो जब वो क्लास रिकॉर्डेड जाती है तो स्टूडेंट, सर आपने वहाँ पे गलत बता दिया 1971 होगा, तो उसको यहीं पे आप बता दिया करिए, सो दैट वो फालतू में फिर वो कमेंट में ना हो, यहीं पे मैं करेक्शन कर दूँ अगर कुछ मतलब मैं गलत लिख देता हूँ इस तरह से। तो ठीक है, वैसे तो मतलब नहीं होता है, लेकिन अगर बाई चांस कभी हो जाता है, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस रहते हैं 92 उसमें इतनी सारी डिटेल्स बतानी पड़ती हैं, तो अगर कभी हो जाता है तो प्लीज़ उस चीज़ को जब मैं आपसे डाउट पूछता हूँ कि किसी कोई डाउट है, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पे तो मेरी निगाहें टिकी नहीं रहती हैं कि आपने जैसे तुरंत बताया तो मैं उसको तुरंत पकड़ लूँगा, है ना। तो आपको जो भी, जब मैं आपसे पूछता हूँ कि किसी का कोई डाउट है, तो उस टाइम पे आप बता सकते हो मेरे को, डाउट भी पूछ सकते हो। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर जनरल्स अंडर द ब्रिटिश रूल इन इंडिया? तो ये हम लोग क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, तो क्या आंसर होगा? डलहौजी, कॉर्नवालिस, हेस्टिंग्स या फिर कैनिंग? तो ये होगा हमारा कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस को ही फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज के नाम से भी हम जानते हैं किसको? कॉर्नवालिस को। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। कॉर्नवालिस को हम और किस लिए जानते हैं? ये परमानेंट सेटलमेंट या फिर ज़मींदारी सिस्टम लेके आए थे, स्थायी बंदोबस्त की जो प्रणाली है वो लेके आए थे 1793 में। कहाँ पे लेके आए थे? ये जो बंगाल वाला रीजन है ना, यहाँ पे लेके आए थे। डलहौजी के बारे में आगे पढ़ेंगे, वॉरेन हेस्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, और कैनिंग के अगर बारे में बात करें तो ये पहला वॉइस रॉय था, है ना। ही वॉज दी फर्स्ट वॉइस रॉय, और इसी के टाइम पे ही 1857 का जो रिवोल्ट है 1857 की क्रांति, वो ही थी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th। फ्रेंच पोजेशंस इन इंडिया वर रिस्टोर्ड आफ्टर द बैटल ऑफ वॉन्डीवॉश बाय द ट्रीटी ऑफ। तो कौन सी डैश साइंड इन द ईयर 1763? तो 1763 में आपकी ट्रीटी साइन हुई थी, जिसके तहत ब्रिटिश जो फ्रांस के पोजेशंस थे उसको लौटा दिए गए थे। तो ये ट्रीटी ऑफ पेरिस हुई थी। अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने देखे थे कार्नेटिक वॉर्स, है ना, याद आ रहा है आपको? पहले लेक्चर मैंने आपको पढ़ाया था कार्नेटिक वॉर्स के बारे में। ये किसके किसके बीच में हुए थे? ब्रिटिशर्स और फ्रेंच के बीच में। अच्छा, बाकी यूरोपियंस को कैसे ब्रिटिशर्स ने यहाँ से हटाया था? तो सबसे पहले तो पोर्चुगीज़ को हटाया था बैटल ऑफ स्वाली से। ठीक है, बैटल ऑफ जो स्वाली हुआ था इससे, या फिर बैटल ऑफ सुआली, इससे हटाया था किसको? पोर्चुगीज़ को, इन द ईयर 1612 ये बैटल लड़ा था। इसके बाद हमने देखा था बैटल ऑफ चिंसुरा, इससे जो नेदरलैंड वाले थे, ठीक है, यानी जो डच थे, उनको यहाँ से भगाया था इन द ईयर 1759। एंड जो कार्नेटिक वॉर्स हुए थे ये हुए थे ब्रिटिशर्स वर्सेस फ्रेंच के बीच में। ब्रिटिशर्स वर्सेस फ्रेंच के बीच में हुए थे। टोटल 3 सीरीज ऑफ वॉर्स हुए थे ये। ठीक है, पहला हुआ था ये बैटल 1744 से लेके 48 के बीच में। दूसरा जो बैटल हुआ था वो 1749 से लेकर 1754 के बीच में हुआ था। एंड तीसरा हुआ था 1756 से लेकर 63 के बीच में। तो 1763 में ये ट्रीटी साइन होती है पेरिस में, जिसको ट्रीटी ऑफ पेरिस बोलते हैं। मैंने आपको पूरा समझाया था कि जो थर्ड कार्नेटिक वॉर है
ये इट वाज एन एक्सटेंशन ऑफ जो 7 ईयर वॉर्स चल रहे थे, बिकॉज इन लोगों की और भी कॉलोनीज थी, जैसे कि ब्रिटेन में, जिनके ब्रिटेन और फ्रांस की अगर बात करें तो जैसे यूएसए एक कॉलोनी थी इनकी ब्रिटिशर्स की, कनाडा एक कॉलोनी थी। तो मैंने आपको बताया था जो फ्रांसीसी थी वो सपोर्ट कर रहे थे वहाँ के लोकल लोगों को, जैसे यूएसए वालों को, इनके अगेंस्ट, ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट। तो इस वजह से इन दोनों का बैटल चल रहा था। तो 7 ईयर्स वॉर चल रहे थे इनके बीच में, तो उसी का एक्सटेंशन था ये थर्ड जो आपका कार्नेटिक वॉर था। और इसी का पार्ट था आपका बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश, या फिर वंडवाशी का युद्ध बोलते हैं उसको, बैटल ऑफ वॉन्डी वॉश। ये कब हुआ था? ये हुआ था 1760 में, 1760 में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। वैसे तो पहले वाले इसमें ट्रीटी साइन हुई थी, ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल, लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसलिए मैं आपको बताऊंगा नहीं यहाँ पे, बस सुन लो। यहाँ पे हुई थी ट्रीटी ऑफ एक्सला चैपल और यहाँ पे हुई थी ट्रीटी ऑफ पौंडीचेरी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। और पौंडीचेरी जो है लौटा दिया गया था किसको? फ्रांसीसियों को। विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज? अच्छा, कमेंट में आप बताइए पहली इंग्लिश जो फैक्ट्री है, नीचे पहली ब्रिटिशर्स ने फैक्ट्री सेटअप करी वो कहाँ पर करी? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज द फर्स्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया? हाँ जी, भूमिका, शिवांगी, करीना, सबका सही है। तो अगर हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा भारत का पहला अंग्रेजी भाषा का समाचार पत्र था? दैट वॉज बंगाल गैजेट बाई हिक्की। हिक्की इज़ बंगाल गैजेट के नाम से भी जानते हैं इसको। ठीक है, अच्छा एक बताएंगे आप कि ये मराठा केसरी ये किसके न्यूज़पेपर्स थे? ठीक है, और मैंने क्वेश्चन आपसे क्या पूछा था कि पहली फैक्ट्री कहाँ पे सेटअप करी गई थी? तो पहली फैक्ट्री जो सेटअप करी गई थी वो मसूलीपट्टनम, जिसको कि हम मछलीपट्टनम के नाम से जानते हैं, वो 1605 में करी गई थी। सॉरी, 1605 में फ्रांसीसियों ने सेटअप करी थी अपनी पहली फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में। ठीक है, मसूलीपट्टनम में। लेकिन अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो ब्रिटिशर्स ने 1611 में सेटअप करी थी। ठीक है, कहाँ पे? मसूलीपट्टनम में ही। और जो परमानेंट फैक्ट्री, ये टेम्प्रेरी थी, परमानेंट फैक्ट्री 1613 में सूरत में इस्टेब्लिश करी थी इन लोगों ने। और मराठा एंड केसरी की अगर बात करें तो ये जो दो न्यूज़पेपर हैं ये किसके हैं? हमारे बाल गंगाधर तिलक, जिनको कि हम लोकमान्य के नाम से जानते हैं, जिनको कि हम लोकमान्य के नाम से जानते हैं, जिनको कि हम फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट यानी कि भारतीय अशांति का जनक के रूप में जानते हैं। एंड बाल गंगाधर तिलक के न्यूज़पेपर है मराठा। मराठा ये किस लैंग्वेज में था? ये इंग्लिश लैंग्वेज में था। और जो केसरी था वो मराठी लैंग्वेज में था। इन्होंने शिवाजी और गणपति फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किए थे। कब, कोई बताएगा? शिवाजी और गणपति फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ किए थे। प्लस बाल गंगाधर तिलक जी ने ही होम रूल लीग की स्थापना करी थी अलॉन्ग विद एनी बेसेंट, मतलब एनी बेसेंट के साथ मिल के नहीं, लेकिन एनी बेसेंट ने अपनी अलग होम रूल लीग सेटअप करी थी। तो ये 1890s के टाइम पे इन्होंने शिवाजी एंड गणपति फेस्टिवल स्टार्ट किया था। एंड होम रूल लीग की स्थापना करी थी 1916 में, जिसका हेड क्वार्टर था पूना में। अगला है, अगेंस्ट हुम वॉज द बैटल ऑफ प्लासी फॉट बाई द इंग्लिश कंपनी लेड बाई रॉबर्ट क्लाइव? तो बैटल ऑफ प्लासी जो 1757 में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लासी क्यों नाम पड़ा? बिकॉज जहाँ पे हुआ वहाँ पे पलास ट्री, जो भी हम कल से, अच्छा बताइए कल से कौन सा सब्जेक्ट होना चाहिए? चलिए लास्ट में बताइएगा, अभी नहीं। ठीक है, तो पलास जो हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, आपके ट्रॉपिकल जो डेसिडुअस फॉरेस्ट होते हैं, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो वहाँ देखने को मिलते हैं ये पलास ट्री। तो उसी के नाम पे जगह का नाम पड़ा प्लासी। वहीं पे हुआ 1757 में, किसके बीच में? सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स के बीच में। ब्रिटिश फोर्सेस को लीड कौन कर रहा था? रॉबर्ट क्लाइव लीड कर रहा था। और सिराजुद्दौला कौन था? ये नवाब ऑफ बंगाल था। पहला नवाब ऑफ बंगाल कौन था ये आप कमेंट में बताएंगे। हु वॉज द फर्स्ट नवाब ऑफ बंगाल? तो फर्स्ट की अगर बात करेंगे तो ही वॉज मुर्शिद कुली खान। ठीक है, मुर्शिद कुली खान। अशफ जाह कहाँ का था? अशफ जाह था हैदराबाद का। और जरा बताइए, चलो अवध का कौन था? तो अवध का था सादत खान बुरहानुल मुल्क, पहला नवाब। तो इसी के बाद में आता है कुछ मतलब 2-3 सक्सेसर्स के बाद अलीवर्दी खान, और अलीवर्दी खान का ही पोता होता है सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला मीर जाफ़र इसका मिलिट्री कमांडर होता है सिराजुद्दौला का, जो कि धोखा कर देता है सिराजुद्दौला के साथ और अंग्रेज़ों के साथ मिल जाता है। बिकॉज अंग्रेज इसको ऑफर देते हैं कि अगर तुमने हमें जिताने में या फिर सिराजुद्दौला को हराने में मदद करी तो हम तुमको नवाब बना देंगे बंगाल का, जो बनाया भी बाद में। अच्छा, कमेंट में आप ये बताइए कि ये जो पर्टिकुलर बैटल ऑफ प्लासी है, इससे एक कौन सा पर्टिकुलर इवेंट एसोसिएटेड है? अब हुआ क्यों था? क्योंकि सिराजुद्दौला ने ये बोला था कि तुम जो बिना टैक्स के ट्रेड कर रहे हो अब ये नहीं चलेगा। क्योंकि फारूक सियार जो मुग़ल शासक था, इसने 1717 में एक फरमान जारी किया
अंग्रेज़ों के लिए कि भाई तुम, और फ्रांसीसियों के लिए भी, कि भाई तुम ट्रेड कर सकते हो बिना हमें टैक्स दिए हो, बस एक लमसम अमाउंट दे दिया करना इतना, और बिना टैक्स के तुम ट्रेड करो। सिराजुद्दौला जब बंगाल के नवाब बना तो उसने बोला कि भाई अब ऐसा चलेगा नहीं, तुम लोगों को टैक्स देना पड़ेगा, तो उन्होंने मना कर दिया। और उसके बाद हमें पता है कि ब्लैक होल ट्रेजिडी होती है, काल कोठरी की घटना जिसको बोलते हैं, ब्लैक होल ट्रेजिडी। और इस ब्लैक होल ट्रेजिडी के बाद जो है ये बैटल ऑफ प्लेसी होता है 1757 में, जिसमें जीत किसकी होती है? ब्रिटिशर्स की होती है। देन इसके तुरंत ही बाद अगला बैटल होता है जिसको बोलते हैं बैटल ऑफ बक्सर। थोड़ी बहुत जो कसर बची थी, यानी कि अभी तो एक तरह से बोल सकते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि एक कंपनी थी जो कि यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आई थी, वो धीरे धीरे पॉलिटिकली रूल करना स्टार्ट करने लगी थी। बैटल ऑफ प्लासी एक इंपॉर्टेंट बैटल इसलिए था बिकॉज बंगाल पे कब्जा, क्योंकि बंगाल बहुत सबसे इंपॉर्टेंट प्रोविंस तो यही था। इनके 3 गढ़ थे अंग्रेज़ों के, एक तो बंगाल था, एक बॉम्बे था और एक मद्रास था। तो बंगाल इसलिए इंपॉर्टेंट था बिकॉज मैंने आपको पहले ही बताया था 1/4 ऑफ ब्रिटिश इंडिया की पॉपुलेशन यहाँ पे रिसाइड कर रही थी उस टाइम की, और ये बहुत ही वेल्दी था। तो एक तरह से बंगाल पे कंट्रोल आ गया, तो कहीं ना कहीं बहुत मेजर कंट्रोल आ गया था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया के हाथ में। अब जो बची कसर थी वो बक्सर के युद्ध में पूरी हो गई। बक्सर जो बिहार में पड़ता है, यहाँ पे ये बैटल होता है 1764 में। किसके बीच में होता है, क्यों होता है? क्योंकि जो अब मीर जाफ़र होता है, ये मीर जाफ़र जो सिराजुद्दौला का मिलिट्री कमांडर होता है, ये थोड़ा सा मतलब उतना अच्छा प्रूव होता नहीं है। और ऊपर से 1759 में जो बैटल ऑफ चिंसुरा, जिसको बैटल ऑफ बिदेरिया फिर बैटल ऑफ हुगली के नाम से जानते हैं, जहाँ पे ये बैटल हुआ था ब्रिटिशर्स और डच के बीच में, नहीं नीदरलैंड वालों के बीच में। तो डच का सपोर्ट करने लगा था मीर जाफ़र, तो उसको हटा के मीर कासिम को बना दिए थे ये लोग नवाब। कौन? अंग्रेज, जो इसका ही दामाद था मीर जाफ़र का। मीर कासिम और जो है ज़्यादा घातक प्रूव हुआ ब्रिटिशर्स के लिए। कैसे? बिकॉज मीर कासिम ने जो है अलायंस फौज कर लिया। किसके साथ? मीर कासिम ने अलायंस बनाया उस टाइम का जो मुगल शासक था, शाह आलम II। अच्छा, जब बैटल ऑफ प्लेसी हुआ था उस टाइम पे कौन था मुगल शासक, यह बताएंगे। तो शाह आलम जो द्वितीय था, इसको लिया साथ में, प्लस जो अवध का नवाब था शुजाउद्दौला, सिराजुद्दौला, देखिए ध्यान समझिएगा, मर चुका है वो, ठीक है। ये शुजाउद्दौला है, कहाँ का नवाब है? ये अवध का नवाब है। तो तीनों लड़े किसके खिलाफ? ब्रिटिशर्स के खिलाफ, और तीनों की होती है हार यहाँ पे। और बस ये एक टर्निंग पॉइंट था। अब यहाँ से एक मेजर हम बोल सकते हैं कि पूरा पावर तक चला जाता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में। कैसे? और यहाँ पे मैंने जो क्वेश्चन पूछा था, ये दैट वुड बी आंसर वुड बी आलमगीर सेकेंड। ये मुगल शासक था, और इसमें ब्रिटिश फोर्सेस को कौन लीड कर रहा था? जो बैटल ऑफ बक्सर था। इसलिए हो जाता है मतलब ये टर्निंग पॉइंट, बिकॉज अब यहाँ पे एक ट्रीटी साइन होती है जिसको कि हम इलाहाबाद ट्रीटी के नाम से जानते हैं, इलाहाबाद की संधि के नाम से जानते हैं इसको। ये पर्टिकुलर ट्रीटी होती है बैटल ऑफ बक्सर के जस्ट ही अगले साल इन द ईयर 1765, 1765 में। अब ये ट्रीटी में क्या होता है, ब्रिटिशर्स बिठाते हैं इसको, शाह आलम II, बेटा तुम मुगल शासक हो ना, तुम सबसे बड़े हो ना, आ जाओ जरा इधर पे, और एक काम करो तुम, पहले तो तुम वॉर इंडेमनिटी भरो 50 लाख की, जो हमारा नुकसान हुआ तो उसकी भरपाई कौन करेगा? हम तो शांति से बैठे हुए थे, तो तुमने चुल मचाई है, 50 लाख भरो पहले तो। और ऊपर से अब तुम हमें दीवानी राइट दे दो, तुम हमें दीवानी राइट्स दे दो। कहाँ के दीवानी राइट्स? तुम हमें दे दो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा के। अब ये दीवानी राइट्स क्या होता है? दीवानी राइट्स मतलब राइट टू कलेक्ट द रेवेन्यू, पैसे ही से मतलब था, ठीक है, बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा। बाकी तो तुम देखो, इन्होंने बोला जो फौजदारी है, फौजदारी का मतलब होता है मिलिट्री वगैरह देखना, वो तुम देखते रहो, हमें दीवानी राइट्स चाहिए। ले लिए दीवानी राइट्स, ठीक है। तो दीवानी अलग, फौजदारी अलग, तो इसी को बोलते हैं कि भाई डुअल कंट्रोल, यहाँ से डुअल कंट्रोल बंगाल में स्टार्ट हो गया। किसने स्टार्ट किया? रॉबर्ट क्लाइव ने। वही रॉबर्ट क्लाइव जिसने कि ब्रिटिश फोर्सेस को बैटल ऑफ बक्सर में नहीं, बैटल ऑफ प्लेसी में लीड किया था। बिकॉज बैटल ऑफ बक्सर में हेक्टर मुनरो ने फोर्सेस को लीड किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुनरो ने ब्रिटिश फोर्सेस को लीड किया था बक्सर में, क्लाइव ने लीड किया था प्लेसी में, और क्लाइव ने ही ये इनसे साइन करवाई इलाहाबाद की ट्रीटी, ठीक है। कब? 1765 में। और इसीलिए बोला जाता है डुअल कंट्रोल किसने स्टार्ट किया बंगाल में? रॉबर्ट क्लाइव ने। और इसको ख़त्म कौन करता है जाके बाद में हम देखेंगे 1772 में, 1772 में जाके ये वॉरेन हेस्टिंग्स, जो बंगाल का पहला गवर्नर जनरल बनता है, ये पहला गवर्नर ऑफ बंगाल बनता है, एंड ये है हमारा पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। कल ही मैंने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको चीज़ बताई थी, तो ज़रा आप बताएंगे कि कौन सा एक्ट था
कौन सा अधिनियम था जिसके तहत गवर्नर ऑफ बंगाल गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना था? दैट मीन्स कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको और ऊंचा पद दे दिया गया था। जैसे कि ये बैठा हुआ है गवर्नर ऑफ बंगाल, ये बैठा हुआ गवर्नर ऑफ बॉम्बे, ये बैठा हुआ गवर्नर ऑफ मद्रास। ठीक है, तो अब ये गवर्नर ऑफ बॉम्बे ही होगा, अब ये भी गवर्नर ऑफ मद्रास ही रहेगा, लेकिन ये गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, थोड़ा सा इन दोनों के कंपैरिजन में इसको थोड़ी ज़्यादा पावर मिल जाएंगी। बताइए। अगला हमारा सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी वॉज इम्पोज्ड ऑन अवध इन डैश। तो सहायक गठबंधन संधि डैश में अवध पर लागू की गई सब्सिडियरी अलायंस। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा यहाँ पे 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट आया था, उसने गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया। देन बाद में 1833 का एक्ट आया था जिसने कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया, और पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना? विलियम बेंटिक बना। ठीक है, सबका सही है। अगला हमारा सब्सिडियरी अलायंस ट्रीटी वॉज इम्पोज्ड ऑन अवध इन डैश। सहायक गठबंधन संधि डैश में अवध पर लागू की गई थी। अब सब्सिडियरी अलायंस की अगर बात करें तो ये कब इंट्रोड्यूस हुई थी? ये 1798 में इंट्रोड्यूस हुई थी। जरा कमेंट में आप बताएंगे किसने इंट्रोड्यूस करी थी। उसका नाम डब्ल्यू से चालू होता है। इसके तहत था क्या? इसके तहत ये था कि जिसने भी इसको साइन कर लिया, जिस भी इंडियन रूलर ने इसको साइन कर लिया, तो वो एक तरह से ब्रिटिशर्स के अधीन हो जाएगा। कैसे? एक परमानेंट ब्रिटिश रेजिडेंट रखना पड़ेगा अपने कोर्ट में, अपनी जो फोर्स है उसको गिव अप करना होगा, हटाना होगा, ब्रिटिश फोर्स को रखना होगा पूरी तरह से। किसी अदर रूलर के साथ या फिर किसी अदर यूरोपियन के साथ ट्रीटी नहीं साइन कर सकता है बिना ब्रिटिशर्स के पूछे हुए, और इसके बदले ब्रिटिशर्स इसको वॉर टाइम में सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, बस इतना था। तो पहला जो इसको एक्सेप्ट करने वाला बना था वो कौन बना था ये बताइए। तो लाया कौन था इसको? वेलेस्ली लाया था। कॉन्सेप्ट किसने दिया था? डुप्ले, जो कि एक कौन था? जो कि आपका एक फ्रेंच गवर्नर जनरल था, वो सॉरी डच गवर्नर जनरल था, वो इसने कॉन्सेप्ट दिया था डुप्ले ने। बट इसको यूज़ किसने किया था? वेलेस्ली ने इसको अच्छे से यूज़ किया था। 1798 में इसको इंट्रोड्यूस किया था, और निज़ाम ऑफ जो हैदराबाद था, जो हैदराबाद का जो निज़ाम था, उसने सबसे पहले इसको एक्सेप्ट किया था 1798 में। ठीक है, निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने। एंड देन इसके बाद 1801 में इसको एक्सेप्ट किया था अवध ने। एंड 1799 में किसने एक्सेप्ट किया था? जो मैसूर था। और वो आप लोगों को पता होगा कि क्यों मैसूर ने इसको एक्सेप्ट किया था, वो भी अभी हम देखेंगे एंग्लो मैसूर वॉर जब पढ़ेंगे तब। ठीक है, इन विच ऑफ दीज बैटल्स द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द मुगल आर्मी वॉज नॉट देयर। इनमें से किस युद्ध में मुगल सेना की भागीदारी नहीं थी? हल्दी घाटी का युद्ध, बक्सर का युद्ध, पानीपत का युद्ध, या फिर बैटल ऑफ अलीवाल यानी अलीवाल का लड़ाई। तो मुगल आर्मी का किसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं था? अब हल्दी घाटी की अगर बात करें तो ये कब हुआ था? तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं मेडिवल इंडिया में भी कि हल्दी घाटी ये हुआ था 1576 में, 1576 में। किसके बीच में हुआ था? एक तो महाराणा प्रताप, जो मेवाड़ के राजा थे, महाराणा प्रताप। मैंने बताया था आपको कि इनके बाबा जी कौन थे, दादाजी कौन थे? राणा सांगा थे, जिन्होंने बाबर के साथ बैटल ऑफ खानवा लड़ा था। ठीक है, तो महाराणा प्रताप। जरा बताइए बैटल ऑफ खानवा कब हुआ? तो महाराणा प्रताप वर्सेस राजा मान सिंह फर्स्ट, जो अम्बेर के राजा थे, जो एक्चुअल में मुगल फोर्सेस को ही लीड कर रहे थे। ये मुगल फोर्सेस को लीड कर रहे थे अकबर के टाइम पे। तो ये तो होगा आपका मुगल फोर्सेस का इन्वॉल्वमेंट था। बक्सर मैंने अभी आपको पढ़ाया, मीर कासिम जो बंगाल का नवाब था, तो वो मुगल तो हुआ नहीं। शाह आपका ये क्या बोलते हैं, शुजाउद्दौला, वो नवाब था अवध का, वो भी मुगल नहीं था। लेकिन शाह आलम टू जो था वो एक मुगल था, तो ऑब्वियस बात इसमें भी इन्वॉल्वमेंट है। सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत 1556, अकबर का एक तरह से पहला युद्ध जो हुआ था। ठीक है, जहाँ पे हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य एक तरफ फोर्सेस को लीड कर रहे थे, और दूसरी साइड मुगल फोर्सेस थी, जिसको लीड कौन कर रहा था? बैरम खान लीड कर रहा था, जो अकबर का संरक्षक था। मैंने आपको बताया था अकबर 13 साल का था, उसलिए वो तो लीड कर नहीं पाएगा, बैरम खान लीड कर रहा था, और इसमें जीत हो जाती है मुगल फोर्सेस की। तो इसमें भी इन्वॉल्वमेंट है। बैटल ऑफ आलीवाल, बैटल ऑफ जो आलीवाल होता है, ये आपका सेकेंड एंग्लो सिख वॉर का एक तरह से पार्ट है। तो ये आपका इसमें कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मुगल्स का, ब्रिटिशर्स का है और सिख किंगडम का है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ट्रीटी ऑफ लाहौर वॉज साइंड इन 1846 बिटवीन द ब्रिटिश एम्पायर एंड डैश। सबका सही है लूशियस। और जल्दी से बताइए 10 में आपने कितना स्कोर किया? कितना स्कोर है आपका 10 में से सभी का?
नहीं, दीपांशु राव, उल्टा लिख दिया तुम। खाना नहीं खाया था पहले, पहले पानी पहले पानी पिया था, ठीक है। फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ था 1526 में, देन 1526 7 में बैटल ऑफ खानवा, देन बैटल ऑफ चंदेरी 1528 में मेदिनी राय को हराया, एंड देन बैटल ऑफ घाघरा 1529। हाँ, महाराजा दिलीप सिंह थे सेकेंड एंग्लो सिख वॉर में। 9 आउट ऑफ 10, 8 आए हैं। रंजीत 10 ठीक, रंजीत सिंह ठीक है। 9 आउट ऑफ 9 10 ठीक है। काफ़ी लोगों ने 10 आउट ऑफ 10 मारा, बहुत अच्छी बात है। ट्रीटी ऑफ लाहौर 1846 में। अब कोई लिख रहा है रंजीत सिंह गलत हो जाएगा, याद करो यार, मैंने आपको बताया था 1809 में एक ट्रीटी हुई थी। हाँ जी, तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी ये, ठीक है। ट्रीटी ऑफ अमृतसर थी ये, जो 1809 में साइन हुई थी महाराजा रंजीत सिंह के बीच में और ब्रिटिशर्स के बीच में। और इसमें सतलज रिवर को बाउंड्री डिक्लेयर किया गया था। सतलज का पुराना नाम जरा बताइए, एंशिएंट नेम, जिसके तहत सतलज का जो ऊपर वाला हिस्सा है यहाँ पे सिख किंगडम रहेगा और यहाँ पे ब्रिटिशर्स रहेंगे। देन इसके बाद हमारे महाराजा रंजीत सिंह जो किस मिसल से बिलोंग करते थे आपको बताना है, 1839 में उनकी डेथ हो जाती है। देन यहाँ पे इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो जाती है, बैक टू बैक राजा चेंज होते हैं, जिसकी वजह से ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, सही मौके का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ पे ब्रिटिश ट्रूप्स को डिप्लॉय करते हैं। और यहाँ पे सबसे पहली बात तो फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर लड़ते हैं। फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर, इस समय वॉइस रॉय कौन हुआ करता था जरा कमेंट में बताएंगे। 1845 में लड़ते हैं ये, 46 तक चलता है। देन सेकेंड एंग्लो सिख वॉर होता है कब, ये होता है 1849 में। और इसके टाइम पे कौन था आपका जो गवर्नर जनरल, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा महाराजा दिलीप सिंह। याद है आपको, ट्रीटी ऑफ लाहौर ये साइन हुई थी 1846 में, महाराजा दिलीप सिंह ने साइन करी थी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे साइन होगा, जिसने कि फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर को ख़त्म किया था रंजीत सिंह जी के साथ। तो ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी, जिसके तहत सतलज रिवर को बाउंड्री डिक्लेयर किया था। और सतलज रिवर का जो एंशिएंट नेम है वो शुतुद्री है, ठीक है, शुतुद्री। एंड यहाँ पे बात करेंगे तो यहाँ पे आपका हार्डिंगे था, ठीक है, हार्डिंग था। और यहाँ पे 1849 याद करिए, 1848 में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लाया था ये डलहौजी, है कि नहीं, तो उससे आप रिकॉल कर सकते हो डलहौजी। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स अभी हम देखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इन द 18th सेंचुरी द ब्रिटिश फॉर डैश वॉर्स विद द मैसूर रूलर्स। ये इंपॉर्टेंट है, कितने इन्होंने वॉर्स लड़े थे जो मैसूर के रूलर्स थे। 2 लड़े थे, 4 लड़े थे, 3 लड़े थे, या फिर 4 लड़े थे। 2 6 3 4 ठीक है। तो यहाँ पे मैसूर वालों के साथ इन्होंने 4 वॉर लड़े थे, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। कौन कौन से लड़े थे, पहला तो था 1767 में से लेकर 69। अब ये मैसूर किंगडम था कहाँ पे, ये जो प्रेजेंट डे केरल वाला रीजन है यहाँ पे था। पहले यहाँ पे वोडेयार डायनेस्टी का रूल चल रहा था, देन बाद में यहाँ पे हैदर अली रूल करने लगा। तो 1667 से लेकर 69 के बीच में होता है पहला वाला, ख़त्म होता है ट्रीटी ऑफ मद्रास से। ट्रीटी ऑफ मद्रास से ख़त्म होता है ये। देन 1780 में स्टार्ट होता है, 84 तक चलता है सेकेंड दूसरा वाला, ये ख़त्म होता है ट्रीटी ऑफ मैंगलोर से। और यहाँ पे हैदर अली की डेथ हो जाती है, हैदर अली डाइड। और उसका जो बेटा था टीपू सुल्तान, जिसको कि शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है, वो यहाँ पे उस बैटल को कंटिन्यू करता है। और ये यहाँ पे तो हैदर अली की जीत होती है। यहाँ पे टाई में ख़त्म होता है मैच। और मैच से याद आया, कल आरसीबी तो जीत गई यार, है प्लेऑफ में पहुँच गई। थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड वाले में क्या हुआ, थर्ड कब हुआ था, तो 1790 से लेकर 92 के बीच में हुआ था। टीपू सुल्तान की भयंकर डिफीट हुई थी यहाँ पे। और यहाँ पे ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन हुई थी, सेरिंगपट्टनम। एंड देन जो फोर्थ एंड द फाइनल एंड द डिसाइसिव जो वॉर होता है वो 1798 से लेकर 99 के बीच में होता है। एंड इट एंडेड विद द डेथ ऑफ टीपू सुल्तान। यहाँ पे टीपू सुल्तान की डेथ हो जाती है, टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है। और यहाँ पे अगेन ब्रिटिशर्स क्या करते हैं, वुडेयार डायनेस्टी को फिर से यहाँ पे रिस्टोर करवा देते हैं और इनसे ज़बरदस्ती सब्सिडी अलायंस साइन करवा लेते हैं। करना ही पड़ेगा बिकॉज उन्होंने ही बिठाया सीट पे। तो 1799 पे अगर आपको याद हो, अभी पीछे मैंने आपको बताया सब्सिडी अलायंस साइन किया मैसूर किंगडम ने, कैसे किया वो आप समझ गए, ठीक है। आगे बढ़े अभी, अगला है हमारा ये, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज़ बिकेम द कैपिटल ऑफ बंगाल इन 1704। तो कौन सी बनी कैपिटल, तो 1704 में जो मुर्शिद कुली खान था पहला नवाब ऑफ बंगाल, उसने ढाका पहले हुआ करती थी कैपिटल, ढाका से मुर्शिदाबाद कैपिटल शिफ्ट कर ली। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। इन विच ईयर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ इंडिया वॉज ट्रांसफर्ड इनटू द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश मोनार्च बाय द प्रोक्लेमेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया।
तो किस साल ब्रिटिश मोनार्क के हाथों में एडमिनिस्ट्रेशन यानी प्रशासन को दे दिया गया? 1887, 42, 64 या 58? बड़ा आसान है। बड़ा आसान कैसे है? हम लोगों ने देखा था कि 1857 में काफ़ी बड़ा रिवोल्ट हुआ था, एक विद्रोह हुआ था 1857 की, जिसको क्रांति बोलते हैं, रिवोल्ट ऑफ 1857 बोलते हैं। इससे हुआ ये कि ब्रिटिशर्स को लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी वाले अगर रूल करते रहे यहाँ पे, इनको रूल करने दिया तो ये फिर सब ख़त्म कर देंगे मामला इंडिया में, और जो मुर्गी सोने के अंडे दे रही है तो ये उस मुर्गी को ही ख़त्म कर डालेंगे। तो इसलिए आराम आराम से अंडे निकालते हैं, और इसलिए इन्होंने क्या किया, ईस्ट इंडिया कंपनी को वापस बुला लिया, एबॉलिश कर दिया। कब? किस एक्ट के थ्रू? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू इन्होंने ये काम किया। 1858 का जो एक्ट था। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर होगा। तो वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो 1599 में क्रिएट होती है, 1600 में क्वीन एलिजाबेथ द फर्स्ट से रॉयल चार्टर रिसीव करती है, और सबसे पहले 1608 में विलियम हॉकिंस आता है, 1615 में थॉमस रोज जहांगीर के कोर्ट में विजिट करता है। वो ईस्ट इंडिया कंपनी जो रूल करने लगती है वो 1857 में उसका रूल ख़त्म हो जाता है, फिर 1858 में उसका रूल ख़त्म हो जाता है। डायरेक्टली रूल किसका होगा? ब्रिटिश मोनार्च का होगा, क्वीन या किंग के नाम पे रूल होगा, और इसीलिए इसको हम क्वींस प्रोक्लेमेशन बोलते हैं, क्योंकि उस समय क्वीन थी, क्वीन विक्टोरिया। ठीक है, क्वींस प्रोक्लेमेशन के नाम से इसको जानते हैं। अगला सवाल है हमारा, आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉज पुट डाउन बाई ब्रिटिशर्स, विच मुगल रूलर वॉज फोर्स टू लीव द कंट्री? 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों द्वारा दबाए जाने के बाद किस मुगल शासक को देश छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा था? तो कौन था आखिरी मुगल शासक? फारूक सियार? नहीं, फारूक सियार तो हमने देखा था कि फारूक सियार जो था, इसने गोल्डन फरमान इशू किया था ट्रेड करने के लिए ब्रिटिशर्स को, हम देख चुके हैं, और सैयद ब्रदर्स की डेथ से एसोसिएटेड है ये। मोहम्मद शाह रंगीला, ठीक है, तो मोहम्मद शाह रंगीला का अगर आपको याद हो तो जो फारूक सियार को मरवाया था सैयद ब्रदर्स ने, उन सैयद ब्रदर्स को रंगीला ने मरवाया, और इसी के टाइम पे ही नादिर शाह ने इन्वेजन किया था 1739 के टाइम पे, है ना। नादिर शाह ने लूट करी थी भारत में। तो बहादुर शाह जफ़र या फिर बहादुर शाह सेकंड, ठीक है, बहादुर शाह जफ़र या फिर बहादुर शाह जफ़र द सेकंड, ये लास्ट रूलर था, और इसको जो है म्यांमार की रंगून जेल में एकदम बेइज्जत करके भेजा गया था। ठीक है, जो म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, तो वहाँ पे इसको भेज दिया गया था। मंगल पांडे वॉज हैंग टू डेथ फॉर अटैकिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स इन बैरकपुर ऑन डैश। तो मंगल पांडे को कब ब्रिटिश फोर्सेस ऑफिसर्स पर अटैक किए? इन्होंने 2 ब्रिटिश ऑफिसर्स पर अटैक किया था बैरकपुर में, और ये किस नेटिव इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे ये बताइए। तो 1857 में होता क्या, ये रिवोल्ट होता क्यों है? क्योंकि एक खबर फैलती है कि भाई चर्बी वाले कारतूसों का मतलब चर्बी का यूज़ हो रहा है, यानी कि ग्रीस्ड यूज़ ऑफ कार्ट्रिजेस। जो कार्ट्रिजेस होती हैं उनको ग्रीस किया जा रहा है, किससे? उनको ग्रीस किया जा रहा है बीफ या फिर पॉर्क से। बीफ मतलब जो गाय का मांस होता है, और पॉर्क जो सुअर का मांस होता है। ये मुस्लिम धर्म में प्रोहिबिटेड है और हिंदू धर्म में, तो इसलिए सब भड़क गए, और जिसकी वजह से मंगल पांडे ये जनक माने जाते हैं या फिर ओरिजिनेटर माने जाते हैं 1857 का जो रिवोल्ट है, जिसको कि हम सिपाही म्यूटिनी के नाम से जानते हैं, सिपाही विद्रोह के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो मंगल पांडे की अगर बात करें तो कब इनको हैंग किया गया था? इसमें ऑप्शन 1 भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि 29 मार्च को तो इन्होंने अपने ब्रिटिश फोर्सेस पर अटैक किया था। 9 अप्रैल को, अब ऑप्शन तो यार वही हैं जो इसमें क्वेश्चन में पूछे गए, मैंने कोई छेड़छाड़ नहीं करी है, कुछ ऑप्शंस वही रखे गए हैं। तो 9 अप्रैल को, कंसिडरिंग कि इसमें वो ऑप्शन है नहीं, तो मैं फिर 29 मार्च मारूंगा, बिकॉज 29 मार्च को इन्होंने अटैक किया था। ओके, वही पूछा ही है, ठीक है, वही पूछा, मुझे लिखा पूछा है कि कब इनको फांसी पर लटकाया गया था, वो नहीं पूछा। वॉज हैंग टू डेथ फॉर अटैकिंग ब्रिटिश ऑफिसर्स इन बैरकपुर ऑन। तो ब्रिटिश ऑफिसर्स पर कब अटैक किया था? तो 29 मार्च को अटैक किया था, 9 अप्रैल को इनको हैंग किया गया था और लटकाया गया था। ठीक है, मंगल पांडे जी को। एंड बाद में उसके बाद क्या होता है, बहुत लोगों ने और भी ग्रीस्ड जो कार्ट्रिजेस थी उसको यूज़ करने से मना कर दिया, जेल में उन लोगों को डाल दिया गया सिपाहियों को। तो उसमें से जो बाकी सिपाही थे उन्होंने अपने साथियों को निकाला और 10 मई को मार्च किया दिल्ली में। ठीक है, दिल्ली चलो 10 मई को। तो इसी वजह से 10 मई को माना जाता है कि जो 1857 का जो रिवोल्ट है इट स्टार्टेड ऑन 10 मई। हु अमंग द फॉलोइंग वॉज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द संथाल रेबिलियन? निम्नलिखित में से कौन संथाल विद्रोह के नेताओं में से एक थे? सिद्धू मांझी, सूर्यसेन, भीमराव अम्बेडकर, स्वामी विवेकानंद। तो ऑब्वियसली बात है, बहुत ही आसान है इसको एलिमिनेट करना। सूर्यसेन, ये तो आप बिल्कुल ही एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, सूर्यसेन अगर आपको याद हो, मैंने कल ही पढ़ाया था आपको, चिटगांग आर्मरी रेड। ठीक है, चिटगांग आर्मरी रेड
या फिर चिटगांव आर्मरी रेड, जो चिटगांव अभी पड़ता है कहाँ पे, प्रेजेंट डे बांग्लादेश में। और चिटगांव से या फिर चिटगांग से आप रिकॉल करिए कि मैंने आपको ये बताया था कि जो हमारी जीटी रोड है जिसको कि किसने बनवाया था, पहले तो ये बताइए। तो वहाँ वो कहाँ से कहाँ रन करती है, चिटगांग जो बांग्लादेश में से लेकर काबुल अफगानिस्तान तक रन करती है। और यहाँ पे बीच बीच में क्या बनवाए गए हैं, सराइज बनवाए गए हैं, है ना, जो ट्रैवलर्स हैं उनको रुकने के लिए। तो और वो किसने बनवाया था, वो शेरशाह सूरी यानी फरीद खान ने बनवाया था उसको। खैर आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सिद्धू मांझी। तो दो ब्रदर्स थे, सिद्धू एंड कन्हू, इन्होंने लीड किया था संथाल रेबिलियन को, जो कब हुआ था, 1855 में हुआ था, 1855 में हुआ था। इसी पर्टिकुलर संथाल कम्युनिटी से बिलोंग करती हैं हमारी जो प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू जी। हो एंड मुंडा अपराइजिंग कब हुई थी, हो एंड मुंडा अपराइजिंग किस ईयर हुई थी, जो कि बिरसा मुंडा जिनको कि भगवान भी माना जाता है और वो किस गांव से बिलोंग करते हैं ये भी आप कमेंट बताएंगे। तो हो एंड मुंडा अपराइजिंग कब स्टार्ट होती है, 1899 में। और मुंडा जी हमारे जो बिरसा मुंडा हैं वो किस गांव से बिलोंग करते हैं, उलीहाटू विलेज से बिलोंग करते हैं वो। मणिकर्णिका तांबे इज़ बेटर नोन इन हिस्ट्री एज डैश। तो बिल्कुल छोटा नागपुर में, बिल्कुल। मणिकर्णिका तांबे का इतिहास में डैश के नाम से जाना जाता है, अहिल्याबाई होलकर, रानी लक्ष्मीबाई, जोधाबाई या फिर रानी पद्मिनी। तो सही आंसर क्या होगा, सही आंसर होगा अभी ऑप्शन नंबर बी, रानी लक्ष्मीबाई। मणिकर्णिका तांबे जी की अगर बात करें, जिनका रानी लक्ष्मीबाई है, इनको हम मनु के नाम से भी जानते हैं। और इनको हम किस लिए जानते हैं, बिकॉज इन्होंने झांसी से 1857 रिवोल्ट को लीड किया था। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ मेन सेंटर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। अब हम ये देख लेते हैं, एक सेकेंड, ये देख लेते हैं कि क्यों इन्होंने झांसी से 1857 के रिवोल्ट को लीड किया था, फिर वहाँ से इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। रीज़न उसका ये था क्योंकि जो डलहौजी था वो एक हड़प नीति लेके आया था जिसको हम डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के नाम से जानते हैं। ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या हड़प नीति 1848 में लेके आया था, जिसके तहत इसने ये रूल बनाया था कि कोई अगर रूलर है और उसका नेचुरल सक्सेसर नहीं है, नेचुरल से मतलब है कि अगर उसका कोई सन नहीं है और अगर है भी तो वो एडॉप्टेड है, तो उस केस में ब्रिटिशर्स उस किंगडम पे उनका अथॉरिटी हो जाएगा, सॉवरेनिटी ब्रिटिशर्स के हाथ में चली जाएगी, ऐसा था वो। तो इसके खिलाफ जो है काफ़ी सारे हमारे रूलर्स ने पार्टिसिपेट किया, जिसमें कि हमारी ये मणिकर्णिका तांबे जी या फिर रानी लक्ष्मीबाई भी जी थी जिन्होंने झांसी से लीड किया। उसी तरह नाना साहेब ने भी कानपुर से लीड किया, सेम रीज़न की वजह से। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के तहत सबसे पहले कौन सा किंगडम एक्वायर किया था ब्रिटिशर्स ने, सतारा 1848 में, देन संबलपुर, देन जैतपुर, देन झांसी एंड सो ऑन। मेन सेंटर कौन नहीं था रिवोल्ट का 1857 का। अब 1857 का जो रिवोल्ट है वो मेरठ से शुरू होता है, मेरठ से, ठीक है। और ये जो मैंने आपसे पूछा था किस इन्फेंट्री से बिलोंग करते थे हमारे मंगल पांडे जी, तो ये 34th जो नेटिव इन्फेंट्री थी, ठीक है, 34th जो नेटिव इन्फेंट्री थी इससे बिलोंग करते थे मंगल पांडे जी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेन सेंटर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। तो कानपुर तो था, अभी मैंने आपको बताया नाना साहेब यहाँ से लीड कर रहे थे, इसके बाद तात्या टोपे ने इनको लीड किया यहाँ से। बरेली से खान बहादुर खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ़ार खान नहीं है, ध्यान रखना, वो खान अब्दुल गफ़ार खान हम अभी आगे पढ़ेंगे, जो सॉल्ट मार्च या डांडी मार्च या फिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट आएगा वहाँ पे खान अब्दुल गफ़ार खान आते हैं। तो ये हैं खान बहादुर खान, ठीक है। ये कौन है, ये है खान बहादुर खान, लीड किया था बरेली से। लखनऊ से किसने लीड किया था, कमेंट में बताएंगे। रोहतक वाज नॉट अ सेंटर। साथ ही साथ आप ये भी बताइए कानपुर से किसने सप्रेस किया था। तो लखनऊ से किसने लीड किया था, बेगम हज़रत महल, ठीक है, बेगम हज़रत महल। और ये भी बताइए दिल्ली से और बिहार से किसने लीड किया था, दिल्ली से एंड बिहार से इसको किसने लीड किया था। तो अगर हम बात करें कानपुर से, कॉलिन कैम्पबेल, ठीक है, कॉलिन कैंपबेल किस तरह से याद किए थे, घंटा बजाया था, ठीक है, घंटा घर ऐसे करके याद कर सकते हैं। एंड और क्या हम लोगों ने लखनऊ से भी उन्होंने सप्रेस किया था। बाकी दिल्ली से अगर बात करें तो ये तो जनरल भक्त खां ऑप्शन में होगा, या फिर बहादुर शाह जफ़र भी ऑप्शन में हो सकता है, क्योंकि मुगल शासक वही था, लेकिन वो एकदम एबल रूलर था ही नहीं वो, ठीक है। तो मेन तो लीड यही कर रहे थे जनरल भक्त खान। बिहार से कुंवर सिंह, जो कि एक ज़मींदार थे, कुंवर सिंह। सप्रेस किसने किया था, दिल्ली से। और झांसी से किसने सप्रेस किया था, तो झांसी से हमने देखा था ह्यू रोज ने सप्रेस किया था, ठीक है।
ह्यू रोज ने सप्रेस किया था। और एक कोई हमारा सेंटर छूट रहा है ना। आ, हम्म, 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 कानपुर हो गया, बरेली हो गया, लखनऊ हो गया, झांसी हो गया, और कोई छूट रहा है ना सेंटर। एक एक तो छूट रहा है यार, दिमाग से जा रहा है। चलो अभी याद आएगा तो आपको बताऊंगा, ठीक है। और दिल्ली से किसने सप्रेस किया था इसको? जॉन निकोलसन ने। एफ से नाम आई थिंक स्टार्ट होता है, वो कौन सी जगह है यार? बरेली हो गया। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। और ये चल क्यों नहीं पाया था? हेनरी लॉरेंस इन लखनऊ, बिल्कुल बिल्कुल। एल से लखनऊ, बिल्कुल बिल्कुल। हेनरी लॉरेंस ने लखनऊ से वो किया था। किसी को याद आया वो? मथुरा नहीं। हाँ, फैज़ाबाद, फैज़ाबाद, ठीक है। हेनरी लॉरेंस ने सप्रेस किया था यहाँ से। और फैज़ाबाद से मौलवी अहमदुल्ला ने, ठीक है। और इसको किसने बोला था? फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, मौलवी अहमदुल्ला। तो किसने बोला था इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस? तो वीडी सावरकर जी ने बोला था इसको फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। और लॉरेंस ने बोला था क्या? हेनरी लॉरेंस ने बोला था इसको सीपॉय म्यूटिनी, यानी कि सिपाही विद्रोह। हुज प्रोक्लेमेशन। और ये जो 1857 का रिवोल्ट है, सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया था? क्योंकि ये ऑल इंडिया मूवमेंट नहीं था, नॉर्थ इंडिया में ही सिर्फ ये कन्फाइंड था। और सिर्फ जो लोअर क्लास था, ज़मींदार वगैरह, जो हायर सोसाइटी से बिलोंग करते थे, उन्होंने इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं किया। और एक प्रॉपर लीडरशिप नहीं थी इसमें किसी की। Whose proclamation of November 1, 1858 declared that thereafter India would be governed by and in the name of British monarch through a Secretary of State। तो ये अभी हमने देखा क्वीन विक्टोरिया ने डिक्लेयर किया था, जिसको क्वींस प्रोक्लेमेशन के नाम से जानते हैं, कि अभी ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल नहीं होगा, अब डायरेक्टली रूल होगा किसका? क्वीन या फिर किंग का, यानी कि ब्रिटिश मोनार्क का रूल होगा। और यहाँ पे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिएट किया गया था। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन था? ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा, जो इंडियन अफेयर्स के लिए रेस्पॉन्सिबल होगा, जो ब्रिटेन में ही बैठेगा, और जिसको सैलरी इंडिया से मिलेगी। और इसको बाद में 1919 में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आता है, मोंटाग्यू चर्च फॉर रिफॉर्म्स, उसके बाद सैलरी जो है पे होना स्टार्ट होती है ब्रिटेन से। लेकिन सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए एक 15 मेंबर की काउंसिल भी दी गई थी, अगर आपको याद हो। कमेंट में ये बताएंगे, जो मैंने आपको कल ही बताया है, कल का लास्ट लेक्चर जो हुआ था, कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को किस पर्टिकुलर एक्ट से हटाया गया था, रिमूव किया गया था। 20 क्वेश्चन खत्म हो गए। स्कोर बताइए जल्दी से, कितना क्या आ रहा है। और सभी लोग भाई सीधे बैठ जाएंगे, डीप ब्रीथ कर लेंगे, और पानी अगर रखा है तो पानी पी लेंगे। हाँ जी, तो 18 आ रहे हैं, ठीक है, 17 सही है। चलिए भाई, तो आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस वाज नॉट मेड बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट? आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वॉज अपॉइंटेड। अभी मैंने आपको बताया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अपॉइंट हुआ था, इसको असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की काउंसिल दी गई। नंबर ऑफ इंडियन सोल्जर्स वॉज इंक्रीज इन द ब्रिटिश आर्मी। ये ऐसी गलती ब्रिटिशर्स दोबारा नहीं करेंगे, वो गलती वो कर चुके हैं कि इंडियन सोल्जर्स को अगर उन्होंने एम्प्लॉय किया ब्रिटिश आर्मी ने, तो देख लिया उन्होंने क्या हुआ। अब मान लो किसी ने कुछ विद्रोह किया, तो उसके खिलाफ ये आर्मी यूज़ कर लेते थे। अब आर्मी ही इंडियन है, आर्मी में ही इंडियंस भर रखे हैं, तो फिर किसको किसके खिलाफ यूज़ करेंगे ये हैं? तो ऑब्वियस सी बात है, देन इंडियन सोल्जर्स को उन्होंने कम कर दिया ब्रिटिश आर्मी में, ठीक है। तो इनको ये सीख मिली। राइट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वर हैंडेड ओवर टू द ब्रिटिश एम्पायर। बिल्कुल, ईस्ट इंडिया कंपनी को खत्म करके ब्रिटिश एम्पायर को राइट्स दे दिए गए। एंड गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बिकेम दी वॉइस रॉय। तो पहला वॉइस रॉय कौन बना, जल्दी से बताइए? पहला वॉइस रॉय बना कैनिंग, क्योंकि यही उस समय गवर्नर जनरल था जब ये 1857 का रिवोल्ट हुआ, ठीक है। दादा भाई नौरोजी ऑफर्ड अ स्कैथिंग क्रिटिसिज्म ऑफ द इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल थ्रू हिज बुक एंटाइटल्ड। तो दादा भाई नौरोजी ने अपनी पुस्तक डैश के माध्यम से ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव की तीखी आलोचना करी, और उन्होंने ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी दी। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी क्या है? तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी ये बोलती है कि किस तरह से अंग्रेजों ने, या फिर अंग्रेज जो है, वेल्थ को ड्रेन कर रहे हैं इंडिया से।
इंडिया टुडे, द आइडिया ऑफ इंडिया नहीं, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश इन इंडिया, ये किताब इन्होंने पब्लिश करी थी। और ये चीज़ ज़रा कमेंट में बताइए जो मैंने आपको बाकी चीज़ें बताई थी नवरोजी जी के रिगार्डिंग, क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया था दादा भाई नवरोजी जी के रिगार्डिंग। कि पहली बात तो इन्होंने एक न्यूज़पेपर पब्लिश किया था रस्त गोफ्तार, जो कि पारसी कम्युनिटी के लिए किया था। इनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने किस एसोसिएशन का गठन किया था ये बताइए पहले तो, किस एसोसिएशन को फॉर्म किया था। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया पहले इंडियन ब्रिटिश मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, ये चीज़ पता होनी चाहिए। एंड ही फॉर्म द ईस्ट इंडिया एसोसिएशन इन द ईयर 1866, 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन बनाया। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, वुड्स डिस्पैच इज रिलेटेड विद डैश। वुड्स डिस्पैच का किससे संबंध है, एजुकेशन, फेमाइन, ट्रेड या फिर मिलिट्री। तो यहाँ पे सारी चीज़ें वही नवरोजी जी की रिगार्डिंग, रस्त गोफ्तार, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ठीक है सारी चीज़ें। और ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके थे। अब वुड्स डिस्पैच इज रिलेटेड टू व्हाट एजुकेशन, तो हम लोग सारे कमीशन को रिकॉल कर लेते हैं एक एक करके। एक तो आपका हंटर कमीशन बनाया था, हंटर कमीशन जो कि एक एजुकेशन कमीशन ही था। ऐसे तो और भी बहुत सारे कमीशन थे, जैसे सैडलर्स कमीशन था, ये यूनिवर्सिटी की एजुकेशन देखने के लिए बनाया गया था सैडलर्स। हंटर प्राइमरी एजुकेशन के लिए बना था। ये हंटर कमीशन किसके टाइम पे बना था, उस समय वॉइस रॉय कौन था, ये आपको बताना है। अब 1813 में एक मैकुलेज मिनट आता है। जो मैकुले था, जो पहला हमारा लॉ कमीशन बना था भारत का, उसका चेयरमैन था मैकुले। अन इंडिपेंडेंट इंडिया की बात हो रही है, इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले लॉ कमीशन के चेयरमैन की बात करेगा तो वो एमसी सेतलवाद होंगे। एमसी सेतलवाद जो हमारे पहले अटॉर्नी जनरल भी थे। और अभी कौन थे, ऋतुराज अवस्थी थे, लेकिन मैंने आपको बताया था वो रिज़ाइन कर चुके हैं, है ना, एज अ चेयरमैन ऑफ द लॉ कमीशन, और अभी वो लोकपाल को ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैकुले, और अभी नया अपॉइंट हुआ नहीं है कोई। तो 1813 में मैकुलेज मिनट आया था विलियम बेंटिक के टाइम पे। इसने इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने की बात कही थी कि इंग्लिश एजुकेशन से शिक्षा दी जानी चाहिए। और इसने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी, जो आपको बता चुका हूँ क्या है, बार बार रिपीट करने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है, क्योंकि वो हम लोग चीज़ें देख चुके हैं। तो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी दी थी। इसी डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी को मना किया था, हटाने की बात कही थी किसने, इसी वुड्स डिस्पैच ने। और इसने बोला था कि भाई वर्नाकुलर्स में एजुकेशन अब प्रोवाइड करो। वर्नाकुलर्स का मतलब है लोकल लैंग्वेज में एजुकेशन को प्रोवाइड करो। तो इसीलिए इसको हम मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन के नाम से जानते हैं, मैग्ना कार्टा ऑफ इंडियन एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। हंटर जो कमीशन था, अब हंटर कमीशन भी मैंने आपको बताया था 2 बने थे। एक तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद उसको देखने के लिए बना था कि कौन रिस्पॉन्सिबल है, डायर रिस्पॉन्सिबल है कि नहीं। और ये एजुकेशन कमीशन है जो 1881 में बना था रिपन जी के टाइम पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द हिंदू कॉलेज वॉज स्टैब्लिश्ड इन बनारस इन, तो हिंदू कॉलेज की स्थापना बनारस में कब हुई थी, और साथ ही साथ कैलकाटा में बताइए कैलकाटा में कब हुई थी और किसने करी थी। तो ये बनारस में करी थी 1791 में जोनाथन डंकन ने, ठीक है, जोनाथन डंकन ने। और इसको हम संस्कृत कॉलेज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, संस्कृत कॉलेज ऑफ बनारस। कैलकाटा में किसने करी थी, 1817 में करी थी। किसने करी थी, राजा राम मोहन रॉय ने डेविड हेयर के साथ मिलकर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और ठीक है, और BHU किसने सेटअप किया था, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। हु यूज द एंशिएंट टेक्स्ट टू सजेस्ट दैट विडोज कुड रीमैरी, किसने यहाँ पे एंशिएंट टेक्स्ट को यूज़ किया ये बताने के लिए कि विडोज कुड रीमैरी। अंकिता साहू, प्रतिमा, यशवंत, सबका सही है। तो अगर हम बात करें तो किसने बोला था, नारायण गुरु, नारायण गुरु। तो ध्यान रखना कि इन्होंने SNDP, श्री नारायण धर्म परिपालन मूवमेंट चलाया था, ठीक है, SNDP मूवमेंट चलाया था इन्होंने, श्री नारायण धर्म परिपालन मूवमेंट इन साउथ इंडिया। पंडिता रामाबाई आंसर नहीं होगा, ये भी हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सही आंसर होगा। इन्होंने ही ये बताया था कि इन्होंने सपोर्ट किया था विडोज रीमैरिज के लिए, और इन्हीं की वजह से ही 1857 में विडो रीमैरिज एक्ट पास हुआ था। किसके टाइम पे, डलहौजी के टाइम पे पास हुआ था वो, ठीक है, डलहौजी के टाइम पे। और क्या पढ़ा था, डलहौजी के टाइम पे हमने पढ़ा था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति लाया था ये डलहौजी। डलहौजी के टाइम पे और क्या पढ़ा था कि इसी के टाइम पे जो सेकंड एंग्लो अफगान वॉर, एंग्लो सिख वॉर हुआ था वो इसी के टाइम पे हुआ था। और डलहौजी के टाइम पे ही क्या हुआ था, टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी, टेलीग्राफ लाइन बिछाई गई थी। डलहौजी के टाइम पे ही पोस्टल स्टैंप डेवलप किए गए थे, पहली ट्रेन चलाई गई थी,
ठीक है, पहली पैसेंजर ट्रेन नहीं, गुड्स जो ट्रेन होती है, कहाँ से, बॉम्बे टू थाने, ये पहली ट्रेन भी इसी के टाइम पे चलाई गई थी। अच्छा, विलियम बेंटिक का भी जिक्र हुआ था, अगर आपको याद आ रहा हो, मैकुलेज मिनट जो विलियम बेंटिक के टाइम पे आया था, ठीक है, जो कि हमारा पहला गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया भी बना था, और इसको फादर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन इंडिया के नाम से जानते हैं। तो इसके टाइम पे क्या हुआ था, इसके टाइम पे 1829 में सती प्रथा अबॉलिश हुई थी, सर्किट कोर्ट्स अबॉलिश किए थे इसने, ठीक है, बेंटिक की बात हो रही, मैकुले मिनट आया था 1828 में, सती प्रथा अबॉलिश करी थी, और सर्किट कोर्ट्स को अबॉलिश किया गया था बेंटिक के टाइम पे, ठीक है। बाकी राजा राम मोहन राय के बारे में भी आगे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा, द फर्स्ट कॉटन मिल इन इंडिया वॉज सेटअप एज अ स्पिनिंग मिल इन 1854 इन, कहाँ पे सेटअप करी गई थी पहली कॉटन मिल? तो पहली कॉटन मिल कहाँ पे सेटअप करी गई थी, दिल्ली, बॉम्बे, मद्रास या फिर कैलकाटा? अब देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी टाइप का है, ट्रिकी इन दी सेंस कि पहली तो कॉटन मिल सेटअप करी गई थी आपकी रिसरा वेस्ट बंगाल में, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये तो आगे लिख लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, हाँ जी ठीक। तो पहली तो सेटअप करी गई थी ठीक है, रिसरा नहीं, ये रिसरा में तो अभी हम देखेंगे जूट वाली, ठीक है, ये 1818 में कैलकाटा में फोर्ट ग्लोस्टर में, ठीक है, फोर्ट ग्लोस्टर में सेटअप करी गई थी कॉटन मिल, लेकिन वो चल नहीं पाई, फेल हो गई। देन इसके बाद 1854 में सेटअप करी गई बॉम्बे स्पिनिंग एंड वेविंग मशीन 1854 में। 1855 में 1855 में पहली जूट मिल सेटअप करी गई थी रिसरा वेस्ट बंगाल में, एकलैंड मिल तो उसका नाम था, ठीक है, फर्स्ट जूट मिल। जूट आपको पता होना चाहिए, इसका टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर भी वेस्ट बंगाल ही है, ओवरऑल इंडिया पूरे वर्ल्ड में टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर है, लेकिन एक्सपोर्टर कौन है जरा बताइए? तो फर्स्ट जूट मिल ये कहाँ पे सेटअप हुई, रिसरा वेस्ट बंगाल में 1855 में, और टॉप मोस्ट एक्सपोर्टर है बांग्लादेश, ठीक है, और कुछ नहीं। आगे बढ़ते हैं। द रामकृष्ण मिशन स्ट्रेस द आइडल ऑफ डैश थ्रू सोशल सर्विस एंड ऑफ सेल्फलेस एक्शन। रामकृष्ण मिशन ने समाज सेवा और निस्वार्थ कार्य के माध्यम से डैश के आदर्श पर जोर दिया, भक्ति, एजुकेशन, साल्वेशन या फिर गॉड। तो रामकृष्ण मिशन की अगर बात करें कब सेटअप होता है, 1 मई 1897 को। कहाँ पे हेडक्वार्टर होता है, बेलूर मठ में इसका हेडक्वार्टर होता है। रामकृष्ण परमहंस जो स्वामी विवेकानंद जी के गुरु हैं, उनके नाम पे सेटअप करते हैं स्वामी विवेकानंद जी, ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी की डेथ कब हुई थी ये आपको बताना है, एंड इनके नाम का जो मेमोरियल है वो कहाँ पे बना हुआ है, और इनके कुछ बुक्स के नाम बताने हैं आपको। तो साल्वेशन इसका आंसर होगा कि आप साल्वेशन अचीव कर सकते हैं थ्रू सर्विस एंड सेल्फलेस एक्शन, यानी कि जब आप सर्विस दे रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, है ना, तो ऐसा नहीं कि सर आप हेल्प मांग रहा है कोई और आप उसकी हेल्प नहीं कर रहे हैं, है ना। चलो खैर इस पर ज़्यादा डीप डिस्कशन नहीं करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही आंसर होगा, साल्वेशन। तो मेमोरियल कहाँ पे है, मेमोरियल है तमिलनाडु में, स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल। और इनकी डेथ देखते हैं भाई कितने लोगों ने सही बताया, 4 जुलाई 1902। कितने लोगों ने सही बताया है? सही है, 4 जुलाई 1902 सबने सही बताया है। हेमंत गुप्ता, सर नेक्स्ट इकोनॉमिक्स करवाना। अच्छा, राजयोग कर्मयोग, बिल्कुल इनके बुक्स का नाम है राजयोग और कर्मयोग। और कुछ तो नहीं छूट रहा स्वामी विवेकानंद जी के संदर्भ में? हाँ, इनके बचपन का नाम क्या था? इनके बचपन का नाम था नरेंद्र नाथ दत्ता, ठीक है, नरेंद्र नाथ दत्ता इनके बचपन का नाम था। अगला क्वेश्चन है 28। राजा राम मोहन रॉय फाउंडेड अ रिफॉर्म एसोसिएशन नोन एज ब्रह्मो सभा इन विच वॉज लेटर नोन एज देव समाज, आर्य समाज, ब्रह्मो स्कूल या फिर ब्रह्मो समाज। तो राजा राम मोहन रॉय को राजा का टाइटल किसने दिया, बुक्स कौन कौन सी थी, किस नाम से जानते हैं, प्रिकर्सर कौन सा एसोसिएशन बनाया था, सब एकदम भर दो कमेंट सेक्शन में, एकदम है कि नहीं। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा तो देव समाज तो श्री नारायण अग्निहोत्री जी ने बनाया था, है ना, लाहौर में थे, कानपुर के, लेकिन लाहौर में बनाया था। आर्य समाज की स्थापना किसने करी थी? 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने करी थी, दयानंद सरस्वती जी ने करी थी। ब्रह्मो समाज, पहले ब्रह्मो सभा था, देन बाद में ब्रह्मो समाज। इसको काउंटर करने के लिए 1830 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनता है, उसका नाम बता दीजिए। ये 1828 में बनता है। इसका जो प्रिकर्सर होता है, यानी कि इससे पहले एक बनता है एसोसिएशन जो राजा राम मोहन रॉय जी बनाते हैं, वो था आत्मीय सभा। कहीं कहीं 1814 लिखा हुआ है, कहीं कहीं 15, ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना, दोनों ऑप्शन में नहीं होगा, ठीक है। राजा का टाइटल दिया था अकबर सेकंड ने, अकबर द्वितीय ने,
और इनको हम फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस जानते हैं, यानी कि भारतीय पुनर्जागरण के पिता, फादर ऑफ इंडियन रेनेसांस। और इनकी जो किताबों के नाम है वो देख लेते हैं। किताबों के नाम क्या है? गिफ्ट टू मोनोथिज्म, ठीक है, गिफ्ट टू मोनोथिज्म, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, परसेप्ट्स ऑफ जीसस, मिरातुल अखबार पब्लिश किया था, ठीक है, मिरातुल अखबार, और संवद कामुदी, ठीक है, संवद कामुदी। और कुछ राजा राम मोहन रॉय की ही एफर्ट्स की वजह से सती अबॉलिश हुआ था 1829 में, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड इनको काउंटर करने के लिए धर्म सभा बना था, राधाकांत देव ने बनाया था इसको 1830 में, ठीक है, धर्म सभा 1830 में राधाकांत देव ने। और राजा राम मोहन रॉय जी ने ही वेदों और उपनिषदों को कन्वर्ट किया था, किसमें? इंग्लिश में, है ना, राधाकांत देव, सॉरी, इन्होंने बंगाली में कन्वर्ट किया था, किसको? वेदास और उपनिषद्स को। आगे बढ़ते हैं। इन विच ईयर, सॉरी हाँ नहीं, इन विच ईयर नहीं, इन विच लैंग्वेज डिड ज्योतिबा फूले राइट गुलामगिरी इन 1873? अब ज्योतिबा फूले जी की अगर बात करें तो ये सत्य शोधक समाज बनाते हैं, गार्डनर कम्युनिटी यानी माली कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने गुलामगिरी और सार्वजनिक सत्य धर्म, दो इन्होंने यहाँ पे लेख लिखे, सार्वजनिक सत्य धर्म और गुलामगिरी सत्य धर्म। अब जिस पर्टिकुलर रीजन से होंगे उसी लैंग्वेज में ही लिखेंगे, मराठी, ठीक है। और ज़रा कमेंट में ये बताइए कि मैंने आपको ये बताया था कि ब्रह्मो सभा या फिर ब्रह्मो समाज को मर्ज किया था देवेंद्र नाथ टैगोर ने, जो उन्होंने तत्वबोधिनी सभा बनाई थी। कब बनाई थी तत्वबोधिनी सभा को? जो उन्होंने मर्ज किया था ब्रह्मो समाज ने। किसने? देवेंद्र नाथ टैगोर जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी के पिता जो थे। द परमहंस मंडली वॉज फाउंडेड इन 1840 एट डैश टू वर्क फॉर द एबॉलिशन ऑफ कास्ट। परमहंस मंडली 1840, लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था 1849, तो 1849 भी ध्यान में रखिए कि 1840, क्योंकि 1849 है एक्चुअल में, बट यहाँ पे जब क्वेश्चन पूछा था ऐसा नहीं, मिस टाइप नहीं है ये, ठीक है, ध्यान रखना, ऐसा टाइपो नहीं है, ये एक्चुअल में आया ही क्वेश्चन यही था CGL 2022 में 1840 लिख के, तो दोनों आपको याद रखने हैं, ठीक है, 1840 भी और 49। तो कहाँ पे बनता है ये? बॉम्बे में, ऑप्शन नंबर सी। और कौन बनाता है? दादोबा पंडुरंग। 1867 में एक ऑर्गेनाइजेशन फाउंड करते हैं आत्माराम पंडुरंग, उसका नाम बताएंगे? और वो भी बॉम्बे में ही बनाते हैं, आत्माराम पंडुरंग, उसका नाम क्या था? तो यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चन पूछा था। तत्वबोधिनी सभा 1839 में बनती है, 1839 में तत्वबोधिनी, और पत्रिका भी निकालते हैं। कौन सी लैंग्वेज में? ऑब्वियस सी बात है, बंगाली है तो बंगाली लैंग्वेज में निकालेंगे, ठीक है। तो आत्माराम पंडुरंग ने बनाया था कौन सा ऑर्गेनाइजेशन? प्रार्थना समाज बनाया था उन्होंने, ठीक है, प्रार्थना समाज, और वो भी बॉम्बे में ही। अगला हमारा, हु रोट द बुक टाइटल गिफ्ट टू मोनोथिज्म। अब मोनोथिज्म का मतलब क्या होता है? एक भगवान की वर्शिप करना, एक भगवान की पूजा करना। क्योंकि जो ब्रह्मो समाज स्टार्ट किए थे राजा राम मोहन रॉय, या फिर ये हो आत्माराम पंडुरंग का प्रार्थना समाज हो, या फिर परमहंस मंडली हो दादोबा पंडुरंग की, सब मोनोथिज्म की बात करते थे, नहीं एक भगवान की वर्शिप करो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। केशव चंद्र सेन की रिगार्डिंग हमने पढ़ा था कि 1867 में या फिर 1866 में इन्होंने ज्वाइन किया था, देवेंद्र नाथ टैगोर ने इनको ज्वाइन करवाया था ब्रह्मो समाज को, बट बाद में उन्हीं की वजह से डिफरेंसेस की वजह से, सॉरी ज्वाइन तो पहले किया था इन्होंने, लेकिन उनकी वजह से डिफरेंसेस की वजह से 1867 में फूट डल जाती है। आदि ब्रह्मो समाज मिलता है किसको? देवेंद्र नाथ टैगोर को, और ये ब्रह्मो समाज ऑफ इंडिया लेके निकल लेते हैं अपना। 32, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इन 1784? तो निम्नलिखित में से किसने 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की? विलियम जोन्स, राजा राम मोहन रॉय, द्वारकानाथ टैगोर, या फिर हेनरी विवियन डिरोजियो? तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल 1784 में विलियम जोन्स ने बनाया था। राजा राम मोहन रॉय देख चुके हैं, द्वारकानाथ टैगोर ये एक लैंड होल्डर सोसाइटी करके बनाते हैं, लेकिन वो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट उतना है नहीं, मैं बता देता हूँ, लैंड होल्डर सोसाइटी। और हेनरी विवियन डिरोजियो HVD, अगर आपको याद हो लेट 1820s में 1829 के टाइम पे ये चलाते हैं यंग बंगाल मूवमेंट, ठीक है, यंग बंगाल मूवमेंट। ये लेकिन ज़्यादा चल नहीं पाता है क्योंकि ये मासेस को अपील नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये खुद भी प्रोफेसर थे हिंदू कॉलेज में,
और लेकिन अपील कर पाया सिर्फ यूथ को, मासेस को नहीं, तो इसलिए ज़्यादा चल नहीं पाया ये। इन विच ईयर डिड अम्बेडकर जी स्टार्टेड अ टेम्पल एंट्री मूवमेंट? तो अम्बेडकर जी ने किस वर्ष में मंदिर प्रवेश शुरू किया था? 1931, 1927 या फिर 1925 या फिर 1938? बिल्कुल सही है राणा जी। नीरू, कमलेश, हाँ जी। चलिए, तो अगर हम बात करें अम्बेडकर जी ने कब स्टार्ट किया था, तो 1927 में, और यहीं पे स्टार्ट किया था उन्होंने महद सत्याग्रह। महद एक उसका टैंक का है ना, वाटर टैंक का नाम था। तो वहाँ पे अलाउड नहीं था अनटचेबल्स को जाना, तो वहाँ पे कोई अनटचेबल्स को लेके वहाँ से पानी पिया था, तो ये था महद सत्याग्रह। 1927 में किसने लीड किया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने लीड किया था इसको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन डैश बाई, अच्छा चलो भाई आगे देख लेंगे। द आर्य समाज वॉज फाउंडेड इन डैश बाई स्वामी दयानंद सरस्वती। तो कब स्थापना करी थी? अभी हम लोगों ने देखा था, आपको पॉइंट बताना इनके द्वारा दिए गए स्लोगन्स। तो 1875 में स्लोगन्स क्या दिए थे? गो बैक टू वेदास यानी वेदों की ओर लौटो, है ना, गो बैक टू वेदास यानी वेदों की ओर लौटो, और इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए। ठीक है, इंडिया फॉर इंडियंस, भारत भारतीयों के लिए। एंड अभी हम देखेंगे शुद्धि मूवमेंट, प्योरिफिकेशन मूवमेंट उन्होंने स्टार्ट किया। जो पहली यूनिट है वो कहाँ पे सेटअप हुई थी? पहली यूनिट बॉम्बे में। ठीक है, इसकी आर्य समाज की। देन उसके बाद हेडक्वार्टर को लाहौर शिफ्ट कर दिया गया था, आर्य समाज के हेडक्वार्टर्स को। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती वेदों पे तो बहुत बिलीव करते थे, लेकिन पुराण्स को जो है क्रिटिसाइज़ करते थे। और जो चतुर्वर्ण सिस्टम होता है हिंदुज़म धर्म में, जिसमें ब्राह्मण होता है, क्षत्रिय होता है, वैश्य होता है, शूद्र होता है, लेकिन जन्म के हिसाब से नहीं, अपने कर्म के हिसाब से, उस पर बिलीव करते थे स्वामी दयानंद सरस्वती जी। आर्य महिला समाज, अभी हमने देखा था आर्य समाज, अभी बात हो रही है आर्य महिला समाज की स्थापना किसने करी? तो ये करी सरला देवी चौधरानी। तो भारत स्त्री महामंडल की स्थापना करी थी। ठीक है, भारत स्त्री महामंडल, महामंडल आंसर क्या हो जाएगा? पंडिता रामाबाई। ठीक है, पंडिता रामाबाई ने आर्य महिला समाज की स्थापना करी। वहीं सरला देवी चौधरानी जी ने भारत श्री महामंडल की। सरोजिनी नायडू जी की अगर बात करें तो शी इज़ द फर्स्ट विमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस, पहली कांग्रेस की भारतीय महिला अध्यक्ष। एंड शी इज़ ऑल्सो नोन एज दी नाइटेंगल ऑफ इंडिया, भारत कोकिला के नाम से जानते हैं। एंड शी ऑल्सो बिकेम लेटर द फर्स्ट विमेन गवर्नर ऑफ एनी इंडियन स्टेट, पहली भारतीय महिला राज्यपाल बनी। किस राज्य की? उत्तर प्रदेश की। डीके कर्वे जी का जो मेन रोल था वो चाइल्ड मैरिज के अगेंस्ट में था। ठीक है, डीके कर्वे और जो बीएम मालाबारी थे, उनका जो मेन काम था वो बच्चों की मिनिमम एज को बढ़ाने में था। क्वेश्चन नंबर 36, डैश फाउंडेड सत्यशोधक समाज विच कैंपेन्ड अगेंस्ट द आइडोलेट्री एंड द कास्ट सिस्टम। तो अभी हमने देखा सत्यशोधक समाज इन 1873 बाय ज्योतिबा गोविंदराव फूले। Who among the following began the Suddhi movement which enabled the Hindus who had accepted Islam or Christianity to return to Hinduism, their original faith? तो जो लोग भी हिंदुइज्म से इस्लाम में क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो गए, उनको वापस हिंदुइज्म में लाने का ये मूवमेंट चलाया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, जो इन्होंने 1875 में किसकी स्थापना करी थी? आर्य समाज की। रामकृष्ण परमहंस जी के हम देख चुके हैं, ये कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी के गुरु का नाम है। केशव चंद्र सेन देख चुके हैं अभी, वही जो ब्रह्मो समाज में बाद में एंटर करते हैं। हरिन्द्रनाथ दत्ता कौन है? हमारे स्वामी विवेकानंद जी के बचपन का नाम है। 38, सर सैयद अहमद खान फाउंडेड मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज इन डैश इन 1875। तो सैयद अहमद खान ने मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना कब? 1875, मतलब कहाँ पर 1875 में करी? अलीगढ़, कलकत्ता, दिल्ली या फिर लाहौर? तो ये करी थी अलीगढ़ में। और 1920 में इसी यूनिवर्सिटी का नाम पड़ गया अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और अभी रिसेंटली मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया है कि कौन पहली विमेन वाइस चांसलर बनी है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की। उनका नाम एम से शुरू होता है। क्या नाम है? नाइमा खातून। अगला है हमारा 39th, हु अमंग द फॉलोइंग फाउंडेड द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी। तो ये बनाई गोपाल कृष्ण गोखले जी ने इन द ईयर 1905, जो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु थे, साथ साथ जिन्ना के भी गुरु थे। ठीक, अगला है हमारा 40th, नील दर्पण वॉज रिटन बाय दीनबंधु मित्र टू पोर्ट्रे द ऑपरेशन फेस्ड बाय पेशेंट्स टू ग्रो इंडिगो इन डैश, मद्रास, असम, गुजरात या फिर बंगाल। नील दर्पण मैंने आपको पढ़ाया था, 1859 में एक रिवोल्ट हुआ था। कहाँ पे? नादिया डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल, जहाँ पे तिनकठिया सिस्टम के विरुद्ध ये हुआ था। ठीक है,
किसके विरुद्ध हुआ था? जो तिनकठिया सिस्टम होता है, तिनकठिया प्रथा होती है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ ये मैं, एक सेकेंड। तिनकठिया में तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था, दोनों इंडिगो से रिलेटेड थे आपके, दोनों नील की खेती से रिलेटेड थे, ठीक है। तिनकठिया भी और जो चंपारण सत्याग्रह हुआ था और ये भी, बट ये था इंडिगो कल्टीवेशन से, ये भी इंडिगो कल्टीवेशन से एसोसिएटेड था, जहाँ पे ये इंडिगो प्लांटर्स ये बोल रहे थे कि भाई देखो आप लोग फूड जो क्रॉप्स हैं वो मत उगाओ, इंडिगो यानी नील की खेती करो। तो उसके विरोध में ये इंडिगो रिवोल्ट हुआ था 1859 में, जिसको कि लीड किसने किया था? दिगंबर और विष्णु विश्वास ने, ठीक है। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास ने इसको लीड किया था, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड इसको पोर्ट्रे किया था नील दर्पण में, एक प्ले बनाया था दीनबंधु मित्रा जी ने, ठीक है। और अच्छा कमेंट में ये बताइए, और 40 में आप कितना स्कोर कर रहे हैं ये भी बताइए, साथ साथ ये बताइए आप कि किस पर्टिकुलर मूवमेंट को आनंद मठ में दिखाया गया है। जो बंकिम चंद्र चटर्जी की आनंद मठ है उसमें किस पर्टिकुलर मूवमेंट को या फिर रेबेलियन को शोकेस किया गया है। उसका नाम भी एस से स्टार्ट होता है वो, और वो वन ऑफ द अर्लीस्ट मूवमेंट था। विश्वास ब्रदर्स, राजन सही है। हाँ ठीक है, बिल्कुल यार, तबीयत सही थोड़ी थी अभी, ठीक है, तभी क्लास ले पा रहे हैं ना। अभी थोड़ा वही है कि गोली वोली खा के क्लास ले रहे हैं, गोली जब तक चल जाएगी क्लास के एंड तक तो आई थिंक चली जाएगी। 40 क्वेश्चन हो गए अभी, ऐसा कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं। आनंद मठ की अगर बात करें इसमें सन्यासी, ठीक है, सन्यासी फ़कीर जिसको नाम बोलते हैं, ये 1764 के टाइम पे हुआ था, नाइमा खातून। 35, 37, 36 अवंतिका, 33 आदित्य, 1835 मैकुले मिनट। हाँ जी, तो क्या कुछ मैंने और बता दिया क्या मैकुलेज मिनट का? मैकुलेज मिनट का मैंने कुछ और बता दिया क्या? मैकुलेज मिनट 1835 ही मैंने बताया होगा ना, मैकुलेज मिनट। आगे बढ़े, चलो भैया 50 रह गए हैं सर, हाँ 50 रह गए हैं अभी। फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, अब यहाँ से आईएनसी के क्वेश्चंस देखेंगे। पहला सेशन कांग्रेस का कहाँ पे हुआ बताइए? बॉम्बे, मद्रास, कलकत्ता, फिर सूरत। कब सेटअप होता है, कहाँ सेटअप होता है, कौन फाउंडर था, और जो मैंने थ्योरीज बताई थी इसको लेके वो आपको बतानी है। तो आईएनसी कब स्टैब्लिश होता है? ये सेटअप होता है एओ ह्यूम करता है, फाउंडर था इसका एलन ऑक्टोवियन ह्यूम, जिसको फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी के नाम से जानते हैं। 1885 में इसको स्टैब्लिश करता है, और गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज जो बॉम्बे में है वहाँ पे इसका पहला सेशन होता है। कितने डेलीगेट्स अटेंड करते हैं? 72 लोग अटेंड करते हैं। और पहले इसके चेयरमैन कौन थे? वोमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी इसके जो है पहले चेयरमैन थे, जो कि बॉम्बे में होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वॉज द इंडियन नेशनल कांग्रेस स्प्लिट इंटू 2 ग्रुप्स नेम्ड एज मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट? किस साल कांग्रेस नरम दल और गरम दल नामक 2 समूहों में विभाजित हो गई? 1895, 1899, 1907 या फिर 1904? तो ये कब विभाजित हो गई? 1907 में। और हमने इसके पीछे का रीज़न क्या था? बंगाल पार्टीशन था। एंटी पार्टीशन मूवमेंट को मॉडरेट लोग नरम दल वाले बोल रहे थे कि भाई सिर्फ बंगाल तक ही कन्फाइन रखो, एक्सट्रीमिस्ट गरम दल वाले बोल रहे थे नहीं, इसको दूर दूर तक ऑल इंडिया बनाओ। तो 1907 में इसीलिए स्प्लिट हो जाता है। सूरत सेशन होता है कांग्रेस का। कौन इसकी अध्यक्षता करता है, प्रिसाइड करता है, ये आप बताएंगे कमेंट में। तो ये यहाँ वाला हमारा सारा क्लियर हो गया। और इसको लेके काफ़ी जो थ्योरीज आई थी वो देख लेते हैं, कौन कौन सी थ्योरीज आई थी। तो सबसे इंपॉर्टेंट थ्योरी तो आई थी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी। किसने दी थी सेफ्टी वॉल्व थ्योरी को? एक आई थी आपकी लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। और इस समय वॉइसरॉय कौन था जिसने कि कांग्रेस को अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन बोला था? किसने बोला था? जो इस समय वॉइसरॉय भी हुआ करता था, अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन यानी राजद्रोह की एक फैक्ट्री बोला था, लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी। तो सेफ्टी वॉल वाली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ये LLR लाला लाजपत राय, हमारे कानपुर में एक हॉस्पिटल भी है LLR, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। जो हैलेट हॉस्पिटल है उसी को LLR बोलते हैं, लाला लाजपत राय जी के नाम पे है वो, ठीक है। लाइटनिंग कंडक्टर थ्योरी जो है वो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने दी थी। और अ फैक्ट्री ऑफ सेडिशन जो है
वो बोला था डफरिन ने। डफर था ना एक नंबर का ये, ठीक है, डफरिन। आगे बढ़ते हैं। और ये कौन था इस समय, मतलब किसने इसका प्रेसिडेंटशिप किया था, तो ही वॉज रास बिहारी घोष, है ना। और ये फिर से एक कब हो गए थे, 1917 का नहीं, 1916 का जो सेशन हुआ था 1916 का, जो कहाँ पे हुआ था, लखनऊ में हुआ था, तो वहाँ पे ये फिर से मर्ज हो गए थे। सरोजनी नायडू वॉज इलेक्टेड द फर्स्ट इंडियन वेमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एट। तो सरोजनी नायडू डैश में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष चुनी गई थी। कानपुर, अहमदाबाद, दिल्ली या फिर नागपुर। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कानपुर। तो कानपुर में 1925 में जो सेशन हुआ था, उस पर्टिकुलर सेशन की अध्यक्षता करी थी नायडू जी ने, जिनको कि भारत कोकिला के नाम से जानते हैं, नाइटेंगल ऑफ इंडिया, जिन्होंने हमने अभी देखा था कि फर्स्ट वुमेन गवर्नर भी थी। तो 1925 का जो कानपुर सेशन हुआ था, प्रेसाइड किया था इन्होंने। अच्छा, एनी बेसन जो थी, शी वॉज दी फर्स्ट फीमेल और फर्स्ट वेमेन प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस। ये फर्स्ट इंडियन वेमेन थी, सरोजिनी नायडू, ये फर्स्ट वेमेन थी। इन्होंने कौन से सेशन को प्रेसाइड किया था, लखनऊ जो सेशन अभी मैं बता रहा था 1916 में, उसके जस्ट अगला वाला ही 1917। आप ऐसे याद रख सकते हैं इसको कि 1916 में होम रूल लीग बनाई थी इन्होंने, बाल गंगाधर तिलक नहीं बनाया था, उनका हेडक्वार्टर पूना में था, इनके वाले का होम रूल लीग हेडक्वार्टर मद्रास में था। और 1917 में अगला वाला जो हुआ था, इन्होंने प्रेसाइड किया था। ये चीज़ आपको ध्यान रख लेनी है, ठीक है। और भी कुछ आपको बताना था। अच्छा, गांधी जी ने एकमात्र सेशन को प्रेसाइड किया था कांग्रेस का, सिर्फ एक ही सेशन प्रेसाइड किया। वो कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था। हु अमंग द फॉलोइंग एड्रेस द आईएनसी एज इट्स प्रेसिडेंट इन 1887 में किसने अध्यक्षता करी थी। तो 1885 में पहला सेशन हुआ। हर साल दिसंबर के महीने में रफली सर्दियों के टाइम पे सेशन होता था कांग्रेस का। 1885 में पहला होता है वोमेश चंद्र बनर्जी। 1886 में दूसरा होता है कैलकाटा में दादा भाई नौरोजी, ठीक है। 1887 में मद्रास में होता है बदरुद्दीन तैयब जी, जो पहले मुस्लिम प्रेसिडेंट बनते हैं कांग्रेस के। इस तरह से मैंने बताया था ना आपको, वोमेश चंद्र बैनर्जी, दादा भाई नौरोजी, बदरुद्दीन तैयब जी। और ये हुआ था, सबसे 3 इंपॉर्टेंट प्रेसिडेंसीज हुआ करती थी अंग्रेजों की, एक तो कैलकाटा, बॉम्बे, मद्रास। तो पहला बॉम्बे, देन कैलकाटा, देन मद्रास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट था। जो अगला सेशन होता है 1888 का, ये होता है इलाहाबाद में, और इसको प्रिसाइड करता है जॉर्ज यूल, जो पहला अंग्रेज बना कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड करने वाला, ठीक है। और दादा भाई नौरोजी जी ने 3 बार कांग्रेस के सेशन को प्रिसाइड किया। गांधी जी ने एकमात्र सेशन को प्रिसाइड किया जो 1924 में 1924 में हुआ था बेलगांव में, जो कि पड़ता है कहाँ पे, कर्नाटका में पड़ता है आपका। अगला क्वेश्चन है 46। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स डिड द रेजोल्यूशन ऑफ द कराची सेशन ऑफ द कांग्रेस ड्वेल ऑन हाउ इंडिपेंडेंट इंडियाज कॉन्स्टिट्यूशन शुड लुक। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कराची अधिवेशन में प्रस्ताव इस बात पर केंद्रित था कि स्वतंत्र भारत का संविधान कैसा दिखना चाहिए। तो दैट वॉज 1931। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर होगा। और इस सेशन को प्रिसाइड किसने किया था, सरदार पटेल जी ने प्रिसाइड किया था। और ये क्यों इंपॉर्टेंट था, बहुत चीज़ों को लेके इंपॉर्टेंट था। एक तो गांधी इरविन पैक्ट को एंडोर्स किया गया था जो 1931 में हुआ था, है ना। इसी सेशन से पहले काले झंडे दिखाए गए थे कांग्रेस वालों को, बिकॉज ये माना गया था कि भाई गांधी जी इरविन से जो पैक्ट किया तो उसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु जी के फांसी को टलवा नहीं सके, क्योंकि 23 मार्च 1931 को ही उन लोगों को फांसी हुई थी, जिस दिन हम शहीद दिवस मनाते हैं। शहीद दिवस हम 30 जनवरी को ही मनाते हैं, बिकॉज 30 जनवरी को गांधी जी की भी डेथ हुई थी, इसलिए। प्लस साथ ही साथ इसमें यह बोला गया था कि हम टेम्परली अभी CDM को सस्पेंड करेंगे। हम सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो 1931 में होने वाली है एट दी ईयर एंड, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। प्लस इसमें पूर्ण स्वराज का मतलब सबसे पहली बार बताया गया था, और इसमें 2 रेजोल्यूशंस अडॉप्ट किए गए थे। एक तो फंडामेंटल राइट यानी मौलिक अधिकार को एक रेजोल्यूशन था, और एक नेशनल इकोनॉमिक पॉलिसी आर्थिक नीति को लेकर एक रेजोल्यूशन था। तो 2 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए थे इसमें, ठीक है, कराची सेशन में। पॉलिटी में हम लोग पढ़ते हैं इस चीज़ को। अब आपने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है मुझे पता नहीं, लेकिन हम लोगों ने पढ़ा था बैच में जब किया था कि DPSP जो है हमारी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, वो यहीं से इंस्पायर्ड है, कराची सेशन से ही, ठीक है। सबसे पहले यहीं पे स्टेट करी गई थी। तो ऑप्शन नंबर 19A यहाँ पे सही आंसर होगा 1931। हु अमंग द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द INC इन द ईयर 1938 एंड 39 में, 2 साल बैक टू बैक, कौन है। बिल्कुल लुशियस भगत सिंह के लिए नहीं बोला था गांधी जी ने, भगत सिंह के लिए नहीं बोला था गांधी जी ने, पता नहीं बोला था या नहीं बोला था, ठीक है।
बचाया नहीं गांधी ने, ठीक है। चलो, तो यहाँ पे 1938-39 आंसर क्या होगा, सुभाष चंद्र बोस जी होंगे हमारे, ऑप्शन नंबर ए। तो हरिपुरा का सेशन हुआ था 1938 में, बोस जी इलेक्ट हो गए थे। फिर 1939 में त्रिपुरी सेशन होने जा रहा था, तो गांधी जी ने अपना रिप्रेजेंटेटिव खड़ा कर दिया था, पट्टा भी सीतारामैया, लेकिन पट्टा भी हार गए, गांधी जी की डिफीट हो गई। लेकिन सुभाष चंद्र बोस जी ने खुद ही रिज़ाइन कर दिया, और रिजिग्नेशन जब दे दिया उन्होंने, तो उसके बाद त्रिपुरी सेशन को प्रिसाइड किसने किया, राजेंद्र प्रसाद जी ने प्रिसाइड किया, हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट। और इसके रिज़ाइन करने के बाद ये कौन सी पार्टी बनाते हैं, ज़रा बताइए कौन सी पार्टी बनाते हैं 1939 में। और एक ये नेशनल प्लानिंग कमेटी भी सेटअप करते हैं, नेशनल प्लानिंग कमेटी, वो कब सेटअप करते हैं, तो ये पार्टी कौन सी बनाते हैं, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में, फॉरवर्ड ब्लॉक, एंड नेशनल प्लानिंग कमेटी 1938 में। और इसके पहले चेयरमैन कौन बनते हैं, जवाहरलाल नेहरू। बनाते तो सुभाष चंद्र बोस जी हैं, लेकिन इसके चेयरमैन पहले बनते हैं जवाहरलाल नेहरू। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी को हुआ था, जिस दिन हम पराक्रम दिवस के रूप में इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। और इंडियन नेशनल आर्मी को इन्होंने लीड करने का काम किया था, फाउंड नहीं किया था इंडियन नेशनल आर्मी को, फाउंड किसने किया था, वो मोहन सिंह ने किया था। मोहन सिंह ऑप्शन में नहीं होंगे तो रास बिहारी बोस ऑप्शन में होंगे, ठीक है, मोहन सिंह। और उसके बाद 1943 में सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है इसकी लीडरशिप ले ली थी, और इसमें जो विमेन रेजिमेंट था उसको किस नाम से रेज किया गया था, विमेन रेजिमेंट को। और सुभाष चंद्र बोस जी के कुछ स्लोगन्स हैं, जैसे कि दिल्ली चलो, दिल्ली चलो, गिव मी ब्लड आई शैल गिव यू फ्रीडम, यानी कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ठीक है। एंड जय हिंद का नारा दिया था, ठीक है। तो ये नारे आपको पता होने चाहिए। और इनको पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स बुलाया था किसने, गांधी जी ने पैट्रियट ऑफ पैट्रियट्स बोला था। और गांधी जी को इन्होंने बोला था फादर ऑफ नेशन का टाइटल इन्होंने ही दिया था, सुभाष चंद्र बोस। दोनों लोग में बहुत डिफरेंसेस थे, दोनों लोगों की बनती नहीं थी आपस में ज़्यादा, ठीक है। अगला है हमारा, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द INC व्हेन इंडिया वॉन इट्स फ्रीडम इन द ईयर 1947। कांग्रेस का कौन अध्यक्ष हुआ करता था जब भारत आज़ाद हुआ, तो ये थे हमारे JP कृपलानी, जिनको आचार्य कृपलानी के नाम से जानते हैं, ठीक है। अबुल कलाम आज़ाद जो देश के पहले शिक्षा मंत्री भी थे, वो सबसे यंगेस्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया जन गण मन वॉज फर्स्ट संग एट द डैश सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो जो भारत का नेशनल एंथम है वो किस सेशन में, तो मैंने आपको बताया था कि भाई पहला सेशन जहाँ पे वंदे मातरम गाया गया हो, पहला सेशन जहाँ पे जनगण मन गाया गया हो, पहला सेशन जहाँ पे एनी बेसेंट पहली वुमेन प्रेसिडेंट बनी हो, ये सारे, पहला वो सेशन जहाँ पे 4 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए, स्वदेशी बॉयकॉट, नेशनल एजुकेशन और स्वराज को लेके, सारे कैलकाटा में हुए। तो ऑप्शन नंबर ए है ना, आसानी से कर सकते हैं। अच्छा, कैलकाटा के कौन से सेशन में, 1911 में सेशन हुआ था। वंदे मातरम जो देश का राष्ट्रीय गीत है, वंदे मातरम, ये कांग्रेस का जो 1896 का जो सेशन हुआ था, जो अगेन कैलकाटा में हुआ था, वहीं पे इसको गाया गया था। और गाया रविंद्रनाथ टैगोर जी ने था, लिखा इसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने था, लेकिन गाया रविंद्रनाथ टैगोर ने था। और जनगण मन जो है ये लिखा रविंद्रनाथ टैगोर जी ने था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। लाहौर का अधिवेशन अभी देखेंगे जो 1929 में हुआ था, नेहरू जी ने प्रिसाइड किया था। बेलगांव सेशन अभी देख लिया, कर्नाटका में गांधी जी ने प्रिसाइड किया। और त्रिपुरी है ना, हरिपुरा और त्रिपुरी कहाँ पे, वेस्ट बंगाल में सेशन हुआ, सॉरी आपका मध्य प्रदेश में सेशन हुआ था, जिसमें कि सुभाष चंद्र बोस जी प्रिसाइड नहीं कर पाए, राजेंद्र प्रसाद जी ने प्रिसाइड किया, बिकॉज उन्होंने रिजाइन दे दिया था। एंड द 50th क्वेश्चन ये रहा, डैश वॉज इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट ऑफ द INC इन December 1929 एट इट्स एनुअल सेशन इन द सिटी ऑफ लाहौर। तो किसी INC का प्रेसिडेंट बनाया गया दिसंबर 1929 में। ये तो क्वेश्चन आसान है, ठीक है। नेहरू, शास्त्री, बोस या फिर पटेल। बिल्कुल, बांग्लादेश का भी अभी देखेंगे, अमार सोनार बांग्ला, केशव महाजन, बिल्कुल सही है। त्रिपुरी MP। चलो, तो अगर हम बात करें तो सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, जवाहरलाल नेहरू। लाहौर में सेशन हुआ था, और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, बहुत मायनों में इंपॉर्टेंट है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस कंसिडर किया जाता है, बिकॉज सबसे पहले यहाँ पे कांग्रेस का जो गोल है वो पूर्ण स्वराज डिक्लेयर किया गया, यानी हमें चाहिए पूरी इज्जत, है ना, फुल इज्जत चाहिए, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए। 1929 में सेशन हुआ था। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को लॉन्च करने की बात कही गई थी इसमें यह बोला गया था कि फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो लंदन में होने जा रही है उसको हम बॉयकॉट करेंगे। प्लस रावी नदी के तट पे झंडा फहराया गया था 29 दिसंबर 1929 को ही। और 26 जैन 1930 को पहला इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने की बात कही गई थी इसी पर्टिकुलर अधिवेशन में, इसी पर्टिकुलर सेशन में।
हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ कांग्रेस ड्यूरिंग द बेलगांव समिट ऑफ द कांग्रेस इन 1924। तो अभी देखा गांधी जी ने एकमात्र सेशन प्रेसाइड किया था, ये बेलगांव का सेशन था 1924। अच्छा, आपने 50 में अभी आप कितना स्कोर कर रहे हैं ये बताइए कमेंट में। 50 में आप कितना स्कोर कर रहे हैं, यहाँ पे अभी कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन करिए 51 हो गया 52। तो ये क्या है, द इंडियन नेशनल एसोसिएशन वॉज स्टैब्लिश्ड इन 1876 बाई डैश इन कलकत्ता। इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना 1876 में कलकत्ता में डैश द्वारा की गई थी। बदरुद्दीन तैयबजी, चिपलुंकर, आनंद मोहन बोस या फिर शिशिर कुमार घोष। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने, है ना। हमने कुछ एसोसिएशंस देखे थे जो कांग्रेस से पहले बने थे, उनमें से हमारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन था, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो दादा भाई नरोजी जी ने बनाया 1866 में, वो हमने देखा था, ठीक है। द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस यानी AITUC के पहले प्रेसिडेंट, पहले अध्यक्ष कौन थे? सी राजगोपालाचारी, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद या फिर मोतीलाल नेहरू। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1920 में बनती है पहली बात, तो ये 1920 में, और 1920 में एक और पार्टी बनती है, बताएंगे नाम। तो लाला लाजपत राय इसके पहले प्रेसिडेंट बनते हैं। बनाते तो ये कौन है? नारायण मल्हर जोशी, जोसेफ बप्तिस्ता, लेकिन इसको लाला लाजपत राय, लेकिन इसके प्रेसिडेंट कौन होते हैं पहले? लाला लाजपत राय जी ही होते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें अभी। अच्छा 48, 47, 41, ठीक है, सही है। विच फ्रीडम फाइटर इज ऑल्सो, और मोतीलाल नेहरू ने कौन सी पार्टी बनाई? चंद्रशेखर आज़ाद जी ने कौन सी पार्टी बनाई ये भी हम देखेंगे, ठीक है। इन्होंने बनाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी अलॉन्ग विथ CR दास, है ना। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कौन सी पार्टी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, नहीं तो पता नहीं आगे क्वेश्चन आएगा कि ना आएगा, तो यहीं पे लिख देते हैं। CR दास और मोतीलाल नेहरू ने पार्टी बनाई थी ऑल इंडिया खिलाफत स्वराज पार्टी या फिर स्वराज पार्टी। कब बनाई थी? 1923 में। विच फ्रीडम फाइटर इज ऑल्सो नोन एज द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, कर चुके हैं यार, रिपीटेड है, ठीक है। अभी मतलब रिपीटेड तो नहीं है, लेकिन जब ने एक्स्ट्रा इन्फो करी थी वहाँ पे हो गया था। हु अमंग द फॉलोइंग लीडर्स फ्रॉम INC दैट इज इंडियन नेशनल कांग्रेस अटेंडेड द सेकंड RTC। किसने सेकंड RTC अटेंड की थी? तो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि पहला राउंड टेबल जो कॉन्फ्रेंस हुआ था लंदन में, उसको बॉयकॉट करने की बात कही गई थी लाहौर सेशन में। और 1931 का जो सेशन हुआ था कराची अधिवेशन, जिसको सरदार पटेल जी ने प्रेसाइड किया, उसमें बात कही गई थी कि हम सेकंड RTC में पार्टिसिपेट करेंगे, क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट में ये एक गांधी जी ने बात मानी थी कि हम दूसरी गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेंगे, पार्टिसिपेट करेंगे, ठीक। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी। तो एकमात्र टोटल 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज हुई थी, तीनों लंदन में हुई थी, और उनको प्रेसाइड जो है मतलब तीनों लंदन में हुई थी। किस लिए हुई थी? साइमन कमीशन की जो रिपोर्ट थी उसको डिस्कस करने के लिए। साइमन कमीशन में कितने मेंबर्स थे जरा बताइए कमेंट में, कितने सदस्य थे? तो ये ऑल वाइट कमीशन था, सारे अंग्रेज थे, और इसका इसीलिए बॉयकॉट हुआ। 1928 में ये इंडिया में आता है, बनता 1927 में, आता 1928 में है। इसी की रिपोर्ट को डिस्कस करने के लिए यहाँ पे ये राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती हैं। सेकंड में ही सिर्फ कांग्रेस या फिर महात्मा गांधी हिस्सा लेते हैं। तीनों में कौन हिस्सा लेता है जरा बताइए? तो ये साइमन कमीशन में टोटल 7 मेंबर्स थे, 7, और 7 अंग्रेज थे, और अंबेडकर जी तीनों में पार्टिसिपेट करते हैं। पहली वाली होती 1930 में, दूसरी 1931 लास्ट में, मतलब साल के अंत में होती थी, और 1932 में तीसरी वाली हुई। अगला है हमारा द आर्म्स एक्ट विच डिसअलाउड इंडियंस फ्रॉम हैविंग आर्म्स वाज पास्ड इन। तो किसने पास किया था आर्म्स एक्ट को, और किसने रिपील किया था आर्म्स एक्ट को, ये आपको बताना है। 1878, 1925, 1920 और 1855। तो आर्म्स एक्ट पास तो हुआ था 1878 में, लिटन के टाइम पे आया था। लिटन के टाइम पे और क्या क्या हुआ था? लिटन के टाइम पे सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ था। पहला एंग्लो अफगान वॉर किसके टाइम पे हुआ था? लिटन ने ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया था 1878 में, और इसको रिपील करने का काम किसने किया था? रिपील किया था हमारे रिपन जी ने, ठीक है, या तो यहीं पे लिख देते हैं, ठीक है। रिपील किसको? रिपील इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को, इस आर्म्स एक्ट को। आर्म्स एक्ट के तहत कोई भी इंडियंस मैन्युफैक्चर नहीं कर सकता हथियार को, और कैरी भी नहीं कर सकता बिना लाइसेंस के। रिपील जो है करने का काम किया था रिपन जी ने।
ठीक है, रिपन जी ने इसको रिपील किया था। और रिपन जी ने और क्या क्या किया था, ध्यान रखिएगा, इनको हम फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के नाम से जानते हैं। पहला सेंसस, सेंसस अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ बिकॉज मेयो पे मैंने क्वेश्चन रखा है कि वहाँ पे डिस्कस करेंगे इसको। हंटर एजुकेशन कमीशन आया था, ठीक है, हंटर एजुकेशन कमीशन आया था 1881 में, है ना। और रिपन ने आर्म सेक्टर वीपीए को दोनों को वो किया था। और जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास हुआ था, ठीक है, जो फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट पास हुआ था वो भी 1881 में हुआ था, इन्हीं के टाइम पे, जहाँ पे फैक्ट्रीज़ में बच्चे काम नहीं कर सकते हैं और इतना मतलब फैक्ट्री में वर्कर्स की कंडीशन को थोड़ा सा ठीक करने के लिए रिपन जी ने काम किया था, नहीं अच्छे अच्छे काम किए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टीज सपोर्टेड द मूव फॉर पार्टीशन ऑफ बंगाल, किसने बंगाल पार्टीशन को सपोर्ट किया था? तो यहाँ पे आप बताइए बंगाल का पार्टीशन हुआ कब था, मतलब कब अनाउंस हुआ था और कब इसको मतलब एक्चुअल में इन्फोर्स किया गया था। और बंगाल जो पार्टीशन है ना, इसको सभी ने ऑलमोस्ट अपोज किया था सिवाय एक पार्टी के, बताइए उस पार्टी का नाम। गदर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर 1913, कौन बनाता है? तो इसको बनाते हैं लाला हरदयाल, लाला हरदयाल, ठीक है, सोहन सिंह भाखना, ठीक है, सोहन सिंह भाखना, भाई परमानंद, ये इसको बनाते हैं। बट ये ध्यान रखना है लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाखना। इस पार्टी से एक इवेंट एसोसिएटेड, अगर आप उसका नाम बता सकें। बाकी फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 में बनती है, एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ठीक है, जो 1906 में बनती है, 1906 में, इसने सपोर्ट किया। और सपोर्ट इस मतलब बनी ही पार्टी इसीलिए, क्यों? क्योंकि जो मेन अंग्रेज़ों का जो चाल था वो कामयाब हो चुका था कि बंगाल को वेस्ट बंगाल और ईस्ट बंगाल में बांट दो। ये मुस्लिम मेजॉरिटी था और ये हिंदू मेजॉरिटी था, और बस मुस्लिम्स बहकावे में आ गए और उन्होंने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बना ली 1906 में। नवाब सलीमुल्ला, नॉट ऑल, कुछ मुस्लिम्स की मैं बात करूँ, नवाब सलीमुल्ला, ठीक है, नवाब सलीमुल्ला, ये ढाका में जो प्रेजेंट डे बांग्लादेश की कैपिटल है वहाँ पे बनती है। तो मुस्लिम मतलब इसका जो ईस्ट बंगाल है उसका कैपिटल ढाका बनाया गया और वेस्ट बंगाल का कैलकाटा बनाया गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन सी होगा, नवाब सलीमुल्ला। और नवाब सलीमुल्ला के साथ साथ आगा खान भी थे, ठीक है, आगा खान। बंगाल का पार्टीशन अनाउंस तो होता है जुलाई में, बट एक्चुअल में एनफोर्स होता है, लागू होता है 1905 में, मतलब अक्टूबर 1905 में। सीपीआई कौन बनाता? तो सीपीआई बनती है 1920 में, एमएन रॉय, मनींद्र नाथ रॉय, कहाँ पे? ताशकंद उज़्बेकिस्तान में, ठीक है, ताशकंद उज़्बेकिस्तान में पार्टी बनती है और फॉर्मलाइज होती है कानपुर में जाके 1925 में, 1925 में कानपुर में ये फॉर्मलाइज होती है सीपीआई। अच्छा, इसी से मुझे याद कुछ पार्टीज आ रही, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी बता दीजिए, और ऑल इंडिया किसान सभा कब बनती हैं, कौन बनाता है ये? और उसके अलावा इस पार्टीशन को एन्यूल कब किया गया था, कब ख़त्म किया गया था बंगाल पार्टीशन को? तो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की अगर मैं बात करूं तो 1934 में बनती है ये पार्टी। कौन पार्टी को बनाता है? तो ये जयप्रकाश नारायण, आचार्य नारायण देव, मीनू मसानी, ये सब लोग इसको बनाते हैं, ठीक है, आचार्य नारायण देव। ऑल इंडिया किसान सभा 1936, सहजानंद सरस्वती, ठीक है, सहजानंद सरस्वती इस पार्टी को बनाते हैं, ठीक है। और कांग्रेस का एकमात्र सेशन 1936 जो गांव में होता है, वो उसका नाम बताइए कहाँ पे होता है? महाराष्ट्र का एक गांव था। एन्यूल कब हुआ था पार्टीशन? तो याद करिए, दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज किया गया था 1911 में। टोटल 3 दिल्ली दरबार हुए थे, एक तो लिटन के टाइम पे हुआ था, ठीक है, एक तो लिटन के टाइम पे हुआ था, और एक किसके टाइम पे हुआ था जरा बताइए कमेंट में। तो एन्यूल किया गया था 1911 में, और दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज हुआ था जहाँ पे ये अनाउंस किया गया था कि अब कैपिटल शिफ्ट होगी कैलकाटा से दिल्ली। ये इसीलिए किया गया था मुस्लिम्स को अपीज़ करने के लिए, क्योंकि मुस्लिम्स नाराज़ हो गए थे यार, हमने इसीलिए तो तुम्हारा सपोर्ट किया ब्रिटिशर्स का, क्योंकि तुमने बंगाल का पार्टीशन कर दिया और हमें अपना अलग से प्रोविंस मिलेगा, लेकिन तुमने तो एन्यूल कर दिया, फिर से एक कर दिया। तो ब्रिटिशर ने बोला नाराज़ मत हो, हम दिल्ली बना देते हैं तुम्हारी कैपिटल, क्योंकि दिल्ली मुग़लों का एक गढ़ था, तो मुस्लिम उससे एक तरह से ग्लोरिफिकेशन से एसोसिएटेड है वो। तो कैलकाटा से इन्होंने दिल्ली, लेकिन मुस्लिम्स अपीज़ हुए नहीं, मुस्लिम अभी भी नाराज़ थे, इसलिए उन्होंने फिर कांग्रेस से हाथ मिला लिया 1916 में। अभी देखेंगे लखनऊ पैक्ट साइन कर लेते हैं वो। डिड नॉट अकर इन 1919, इनमें से कौन सा इवेंट 1919 में नहीं हुआ है ये आपको बताना है, ठीक है। तो लखनऊ पैक्ट हम देखेंगे 1916 में होता है, जहाँ पे मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों ज्वाइंट डिमांड रखती हैं। 1877 में होता है, ठीक है,
वो लिटन के टाइम पे होता है। 1902 किसके टाइम पे होता है किसी ने बताया नहीं है, ठीक है। ये करजन के टाइम पे होता है, ठीक है। 1902 का जो होता है, और बंगाल पार्टीशन के टाइम पे भी जो वॉइस रॉय था वो करजन ही था, करजन ही रिस्पॉन्सिबल था। करजन इंडियन यूनिवर्सिटीज़ एक्ट लेके आया था, सेडिशन एक्ट लेके आया था, ठीक है, जिसकी वजह से लोगों में गुस्सा थी। तो 1902 में जो हुआ था दिल्ली दरबार, वो करजन के टाइम पे हुआ था। और एक चीज़ मैंने पूछी थी, गदर पार्टी से कौन सा इवेंट एसोसिएटेड है, तो कोमागाटा मारू इंसिडेंट, कोमागाटा मारू, जो कि एक जापानीज़ शिप का नाम है ना। तो ये कब इवेंट हुआ था? 1914 में हुआ था, जिस साल वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट हुआ था। कौन सा इवेंट 1919 में नहीं हुआ? जलियांवाला बाग ट्रेजेडी हुई थी 13 अप्रैल 1919 को हुई है, तो ये तो सही होगा आपका, ठीक है। और ये हुआ क्यों था, इसके पीछे का भी बैकग्राउंड आप रिकॉल करिए, मैं फिर आपको बताता हूँ। चलो आप रिकॉल करो खुद से। मॉन्टेगी चेल्फोर्ड रिफॉर्म अनाउंस हुए थे कब? ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि सेक्रेटरी था मॉन्टेगी और चेल्फोर्ड वॉइस रॉय था, इसलिए इसका नाम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट का जो नाम था 1919 का, वो मॉन्टेगी चेल्फोर्ड रिफॉर्म पड़ गया। अब इसमें क्या क्या मैंने आपको पढ़ाया था ये रिकॉल करने की आप कोशिश करिए। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ था, ना कि 1919 में। रॉलेट एक्ट पास हुआ था। अब रॉलेट एक्ट को हम एनार्कियल एंड रेवोल्यूशनरीज क्राइम्स एक्ट के नाम से जानते हैं कि 2 साल की जेल होगी जरा सा भी अगर कुछ एंटी ब्रिटिश एक्टिविटीज़ में तुम लिप्त पाए गए तो, और वो भी बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील के सीधा जेल में डालेंगे। ये था रॉलेट एक्ट, जिसके खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह चलाया था गांधी जी ने, क्योंकि इसको काला कानून बोला था, ब्लैक एक्ट बोला था गांधी जी ने, ठीक है। ब्लैक एक्ट किसने बोला था? गांधी जी ने इसको ब्लैक एक्ट का नाम दिया था। और इसके तहत रॉलेट एक्ट, क्या मैं बता रहा था, ठीक है। तो इसके तहत सत्याग्रह ऑर्गेनाइज करवाया। अब सत्याग्रह के दौरान 2 लोगों की अरेस्ट हो गई थी, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। तो 13 अप्रैल को, जिस दिन बैसाखी का दिन था, उस दिन लोग जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए, जिसकी वजह से ये जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। अच्छा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है आपका 1919, इसमें मैंने आपको क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट पढ़ाई थी? तो मैंने आपको पढ़ाया था 2-3 इंपॉर्टेंट चीज़ें। एक तो डायरकी याद रखना है कि सबसे पहले डायरकी लाया था, द्वैध शासन लाया था, कहाँ पर? ये लाया था प्रोविंसेस में, प्रांतों पर, है ना। और बाई कैमरल लेजिस्लेचर, द्विसदनीय विधानमंडल, ठीक है, बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो है, द्विसदनीय विधानमंडल, ये लाया था सेंटर में। ये चीज़ आपको याद रखनी है कि प्रोविंसेस में डायरकी आई थी और सेंटर में बाई कैमरल लेजिस्लेचर आया था। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और जो सेपरेट इलेक्टोरेट जो हम पढ़ते हैं, ये कौन लाया था मुस्लिम्स के लिए? कमेंट में आप जल्दी से बताइए कि जो पृथक निर्वाचन है, सेपरेट इलेक्टोरेट, ये कौन लेके आया था? क्योंकि जो सेपरेट इलेक्टोरेट है, पृथक निर्वाचन, उसको एक्सटेंड करने का काम किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 ने। लेकिन लाया कौन था? 1909 में जो मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स आए थे, उसके थ्रू सेपरेट इलेक्टोरेट लाए गए थे सबसे पहले मुस्लिम्स के लिए। इसीलिए जो मिंटो है उसको फादर ऑफ कम्युनलिज्म, भारत में साम्यवाद का जनक भी बोलते हैं, ठीक है, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म। और इसी एक्ट से एक और काम भी हुआ था, मैंने आपको बताया था कि एक इंडियन को वॉइस रॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल में इंक्लूड किया गया था, एंड ही वॉज सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। अगला है हमारा क्वेश्चन, विच इंडियन पर्सनैलिटी वॉज गिवन नाइटहुड बाई द ब्रिटिश मोनार्च बट ही रिटर्न्ड इट आफ्टर द जलियांवाला बाग मैसेकर। तो किसने अपना नाइटहुड की उपाधि वापस लौटा दी थी? अंकिता साहू सही है, अमीशा सर। मंडे से पॉलिटी स्टार्ट करना भी वो डिस्कस कर लेंगे साजन हम लोग, है ना, लास्ट में क्वेश्चन खत्म हो जाए उसके बाद, ठीक है। तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, और अभी सुनील भारती मित्तल पता होना चाहिए, एयरटेल के मालिक, उनको नाइटहुड दिया अंग्रेजों ने, तो इन्होंने लौटा दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड की वजह से। और गांधी जी ने क्या लौटाया था, जरा बताइए? गांधी जी ने अपनी कैसरे हिंद की उपाधि, जो इनको बोर वॉर्स के टाइम पे मिली थी, अंग्रेजों ने दी थी, वो लौटाई थी किसने? गांधी जी ने, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। और इसके लिए रेस्पॉन्सिबल कौन था जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए? जनरल E.M. डायर रेस्पॉन्सिबल था, है ना, जनरल E.M. डायर। और माइकल ओ डायर की हत्या कौन करते हैं? उधम सिंह जी करते हैं, जो राम मोहम्मद सिंह आज़ाद का नाम रख के जाते हैं वहाँ पे ब्रिटेन में। ये तो मर चुका होता है, लेकिन जनरल ओ डायर मिलता है तो उसकी हत्या करते हैं वो वहाँ पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन डैश करजन द वॉइस ऑफ इंडिया अनाउंस द पार्टीशन ऑफ बंगाल। सिंपल, ठीक। द स्वदेशी एंड 1911 में तो एन्यूल हो गया था। जरा बताइए कितना स्कोर कर रहे हैं? 60 में। अब आखिरी के मात्र 30 क्वेश्चन बचे हम लोगों के, ठीक है, सिर्फ 30 क्वेश्चन बचे हैं। चलो, तो यानी 2/3 लेक्चर खत्म हो चुका है, 1/3 बचा है। स्वदेशी एंड बॉयकॉट वर अडॉप्टेड एज मेथड्स ऑफ स्ट्रगल फॉर द फर्स्ट टाइम ड्यूरिंग दी।
स्वदेशी और बॉयकॉट ये मेथड को कब अडॉप्ट किया गया था? विजिट ऑफ साइमन कमीशन टू इंडिया नहीं, 1928 में आया था। और इसके प्रोटेस्ट के दौरान किसकी डेथ हुई थी? हमारे लाला लाजपत राय जी की डेथ हुई थी, है ना, लाठीचार्ज कराया था जेम्स स्कॉट ने। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट नहीं। पूछ रहा स्वदेशी और बॉयकॉट कब अडॉप्ट किए गए थे? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल के टाइम पे, ठीक है। स्वदेशी एंड बॉयकॉट हम लोगों ने पढ़ा था कि 1905 का जो सेशन हुआ था ये बनारस में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले ने इसको प्रेसाइड किया था। स्वदेशी का रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया गया था। उतना इंपॉर्टेंट तो सेशन नहीं था, लेकिन 1906 में जो सेशन हुआ था वो काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ये कैलकाटा में हुआ था, ठीक है, कैलकाटा में हुआ था। और इसको प्रेसाइड किया था दादा भाई नौरोजी जी ने। यहाँ पे 4 रेजोल्यूशन अडॉप्ट किए गए थे। कौन कौन से? स्वदेशी, बॉयकॉट, स्वराज एंड नेशनल एजुकेशन। नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन भी सेटअप करी गई थी 1906 में। और ज़रा बताइए भारत माता का पोर्ट्रे किसने बनाया था? भारत माता का पोर्ट्रे। और स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी किसने सेटअप करी थी? स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी। तो स्वदेश बांधव समिति किसने बनाई? ये बनाई अश्विनी कुमार दत्ता ने, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे सही आंसर मैंने क्या पूछा था? एक तो स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, वीओ चिदम्बरम पिल्लई, ठीक है, नेविगेशन कंपनी वीओ चिदम्बरम पिल्लई, तमिलनाडु के टूटीकॉन में सेटअप किया था ना, ठीक है, वीओ चिदम्बरम पिल्लई, ठीक है, चिदम्बरम पिल्लई। और भारत माता का पोर्ट्रे किसने बनाया था? अवनींद्रनाथ टैगोर ने, ठीक है, लिखने की जरूरत नहीं, अवनींद्रनाथ टैगोर ने, जिन्होंने ओरिएंटल आर्ट सोसाइटी भी स्टैब्लिश करी थी। Which of the following revolutionary group's members assassinated assistant superintendent of police जॉन सॉन्डर्स in 1927 में किसने जॉन सॉन्डर्स की जो है हत्या करी? हिंदुस्तान सेवा दल, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, अभिनव भारत सोसाइटी या फिर अनुशीलन समिति। तो अच्छा लगे हाथ आप ये भी बताइएगा किसने जो मुजफ्फरपुर का मजिस्ट्रेट था किंग्सफोर्ड, उसकी हत्या करने की कोशिश करी थी। उसको किस नाम से, कौन सा केस है वो? तो जॉन सॉन्डर्स की हत्या करने की कोशिश करी थी एचआरए। अब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की बात करें तो 1924 में बनता है कानपुर में। सचिन सान्याल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान ये इसको बनाने का काम करते हैं। और 1925 में एक इंसिडेंट को अंजाम देते हैं जिसको बोलते हैं काकोरी इंसिडेंट, काकोरी ट्रेन रॉबरी, जो लखनऊ में होता है आपका। और ये जब पार्टी डिसइंटीग्रेट हो जाती है तो इसके बाद इसी का एक एक्सटेंशन हम बोल सकते हैं बनता है HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। 1928 में बनती है। ये फिरोज शाह कोटला दिल्ली में बनती है और इसके फाउंडर थे चंद्रशेखर आज़ाद। ये मेन फाउंडर थे चंद्रशेखर आज़ाद। इनके अलावा भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु ये लोग भी इन्वॉल्व थे। इन लोगों ने ही, क्योंकि एचआरए का एक्सटेंडेड वर्जन है HSRA, तो इसलिए हम एचआरए यहाँ पे मार्क करेंगे। सॉन्डर्स की हत्या करी थी, गलती से सॉन्डर्स की हत्या कर दी थी बिकॉज मारना था जेम्स स्कॉट को। क्यों? क्योंकि जेम्स स्कॉट ने हत्या करी थी लाला लाजपत राय जी की लाठीचार्ज से, क्योंकि वो एंटी साइमन कमीशन प्रोटेस्ट को लीड कर रहे थे। किंग्सफोर्ड की हत्या का जो मामला है उसको हम बोलते हैं अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस, या फिर मुजफ्फरपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस, ठीक है, बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस। ये 1908 में होता है। इसमें प्रफुल्ल चाकी और खुर्दीराम बोस जी दो लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। प्रफुल्ल चाकी तो सुसाइड कर लेते हैं और खुर्दीराम बोस को हैंग कर दिया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरी सोसाइटीज़ वॉज ऑर्गेनाइज बाई वी.डी. सावरकर इन 1904? कौन सी 1904 में विनायक दामोदर सावरकर ने निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी समाज का आयोजन किया था? अनुशीलन समिति, भारत नौजवान सभा, जुगांतर पार्टी या फिर अभिनव भारत सोसाइटी? तो 1899 की बात है और 1899, जहाँ पे वी.डी. सावरकर जी ने मित्र मेला का गठन किया था। अगर आपको याद हो मैंने बताया था मित्र मेला का गठन किया था, है ना। और इसी को बाद में मर्ज कर दिया था अभिनव भारत सोसाइटी, या फिर ट्रांसफॉर्म कर दिया था अभिनव भारत सोसाइटी में 1904 में, ठीक है। अच्छा ये बताइए इंडिया हाउस की स्थापना किसने करी थी? इंडिया हाउस की स्टैब्लिशमेंट किसने करी थी? ये लंदन में स्टैब्लिशमेंट करी थी। और द सोशलॉजिस्ट करके ये एक अखबार भी निकाला था इन्होंने, जिसने इसकी स्टैब्लिशमेंट करी थी उन्होंने ही द सोशलॉजिस्ट करके एक अखबार भी निकाला था, द सोशलॉजिस्ट। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा ये,
विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट भारत नवजवान सभा इज इनकरेक्ट? कौन सा गलत है? श्याम जी कृष्ण वर्मा बिल्कुल सही है। सर थोड़ा जल्दी कीजिए। अच्छा क्यों, कहीं जाना है? द सोशोलॉजिस्ट किसने करी? श्याम जी कृष्ण वर्मा। थोड़ा जल्दी कीजिए। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट भारत नवजवान सभा इज इनकरेक्ट? इट वॉज फाउंडेड इन पंजाब, भगत सिंह बिकेम इट्स फाउंडिंग सेक्रेटरी, इट वॉज established in 1927, इट स्टार्टेड पॉलिटिकल वर्क अमंग द यूथ्स एंड पेजेंट एंड वर्कर्स। तो इसमें से तीसरा वाला स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज 1926 में बनाया था पंजाब नवजवान भारत सभा को भगत सिंह जी ने। इन विच ईयर भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने बम फेंका था CLA में? दैट इज सेंट्रल लेजिस्लेट। और भाई कानपुर यूनिवर्सिटी का भी क्वेश्चन है लास्ट में, ध्यान रखना आज। तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने किस वर्ष केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था? 1928, 29, 1930 या फिर 1931? तो भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त जी ने बम फेंका था 1929 में, टू मेक द डेफ हेयर, किसी को मारने के लिए नहीं, ठीक है। और मेनली कभी अगर पूछ ले किस बिल के खिलाफ फेंका था, तो पब्लिक सेफ्टी बिल पास ना हो सके इसलिए फेंका था, ठीक है, पब्लिक सेफ्टी बिल। अगला 67, सॉरी 68 है, 67 मिसिंग है क्या? चलो कोई नहीं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज दी ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ फाउंडेड? और किसने इसका गठन किया था ये भी आप बताएंगे। ऑल इंडिया हरिजन सेवक संघ, तो ये बना था 1932 में। अब मैंने आपको बताया था जहाँ पे भी हरिजन वर्ड दिख जाए, हरि के जन, भगवान के जन, तो ये अंबेडकर जी से तो बिल्कुल एसोसिएटेड नहीं होगा, बिकॉज वो इस वर्ड से चिढ़ते थे। गांधी जी ने, और गांधी जी ने ही हरिजन करके एक वीकली निकाला था। गांधी जी ने ही एंटी अनटचेबिलिटी लीग का गठन किया था 1932 में ही, एंटी अनटचेबिलिटी लीग, ठीक है। और अंबेडकर साहब ने क्या किया था? शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन का स्थापना किया था। कब किया था जरा बताएंगे? शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन की स्थापना करी थी अंबेडकर जी ने। अंबेडकर जी ने की किताब पता होनी चाहिए, मूक नायक इनकी किताब का नाम मैंने आपको बताया था। वैसे तो और भी हैं, जैसे कि बुद्धा एंड इज धम्मा, ठीक है, वो भी किताब अंबेडकर जी की लास्ट किताब थी, वो बुद्धा एंड इज धम्मा। गांधी जी की अगर बात करें, चलिए आगे आई थिंक पढ़ेंगे, बाकी इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। आगे क्वेश्चन रखा है मैंने उस पर, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन टू अनफॉल द ट्राई कलर एट द फॉरेन लैंड? तो किसने सबसे पहले, निम्नलिखित में से कौन विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय था? 1932 में नहीं सर, ये 1942 में, ठीक है। जो लोग ये 32 लिख रहे हैं, 1942 में। चलिए, तो एनी बेसेंट, लक्ष्मी सहगल, बीकाजी कामा या फिर बेगम हज़रत महल? तो बेगम हज़रत महल ने तो 1857 का रिवोल्ट लखनऊ से लीड किया था। बीकाजी मैडम, बीकाजी कामा, इन्होंने जर्मनी के स्टटगार्ट में सबसे पहले भारतीय झंडे को फहराया था, स्टटगार्ट जर्मनी। डॉक्टर सैगल ये नहीं होंगे और एनी बेसेंट नहीं, ठीक है। तो अगला देखते हैं, 70th क्वेश्चन है, इन 1872 मेयो द वॉइस ऑफ इंडिया वॉज असैसिनेटेड इन डैश? 1872 में, 1872 में भारत के वॉइस लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। पोर्ट ब्लेयर में, दीव में, दिल्ली में, फिर कोलकाता में? तो ये करी गई थी पोर्ट ब्लेयर में। शेर अफगान करके था एक, ठीक है, शेर अली अफगान, मतलब शेर अली नाम था, अफगानी था एक, इसने हत्या कर दी थी पीछे से चाकू मार के। मेयो जी के टाइम पे ही एक तरह से, इनके टाइम पे ही फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट हुआ था, वित्तीय विकेंद्रीकरण, ठीक है। पहला जो सेंसस हुआ था इन्हीं के टाइम पे हुआ था, जो मैंने आपको पीछे बात नहीं बताई थी, बिकॉज मैंने आपको बोला था आगे क्वेश्चन है। तो पहला सेंसस हुआ था 1872 में इन्हीं के टाइम पे, बट इट वॉजेंट अ कंप्लीट सेंसस। तो पहला कंप्लीट सेंसस या फिर पहला सिंक्रनाइज्ड सेंसस अगर पूछ ले, तो वो हुआ था रिपन जी के टाइम पे, 1881 में हुआ था वो, ठीक है। रिपन जी के टाइम पे हुआ था वो, इनके टाइम पे पहला फैक्ट्री का एक्ट पास हुआ था, हंटर एजुकेशन कमीशन आया था, आर्म्स एक्ट रिपील हुआ था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रिपील हुआ था, एंड फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं इनको। आगे बढ़ते हैं, 71। अब आखिरी के 20 क्वेश्चंस में आ चुके हैं, ठीक है। सभी लोग फिर से थोड़ा सा पानी का ग्रहण कर लेंगे, ठीक है, और सीधे बैठ जाएंगे, स्पाइन को अपना सीधा कर लेंगे, डीप ब्रीथ कर लेंगे, और फिर हम आखिरी के 20 क्वेश्चन करते हैं।
चलिए भाई, तो डू और डाई का स्लोगन किसने दिया था? किसने दिया था डू और डाई का स्लोगन? तो ये दिया था महात्मा गांधी जी ने। कब दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे, ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम पे दिया था। अच्छा, सरदार पटेल, इनसे एसोसिएटेड मैंने आपको एक सत्याग्रह बताया था, उसका नाम बताइए, सत्याग्रह का नाम। In the dash, Sarojini Naidu persuaded Mahatma Gandhi to allow women to join the movement. बरदौली सत्याग्रह, बिल्कुल सही है, ठीक है, बरदौली 1928 में, जहाँ पे इनको सरदार का टाइटल भी दिया था वेमेन ने, ठीक है। चलो भाई, तो अगर हम बात करें किस पर्टिकुलर उसमें महात्मा गांधी को इन्होंने परसुएट किया था कि प्लीज़ वेमेंस को भी अलाउ करिए ज्वाइन करने के लिए, दैट वाज सॉल्ट सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्विट इंडिया मूवमेंट अभी देखेंगे 1942 में स्टार्ट हुआ था ड्यू टू फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। हम लोगों ने पढ़ा था कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी वापस लौटे थे साउथ अफ्रीका से, जिस दिन हम प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। उसके बाद एक साल इन्होंने भ्रमण किया। गोपाल कृष्ण गोखले ने, जो इनके पॉलिटिकल गुरु थे, उन्होंने एडवाइस किया। बैक टू बैक इन्होंने 3 मूवमेंट्स में हिस्सा लिया। एक तो 1917 में चंपारण, दैट वाज अगेंस्ट द तिनकटिया सिस्टम, तिनकटिया प्रथा के विरुद्ध था। और किसने इन्वाइट किया था गांधी जी को यहाँ पे, यह बताएंगे। एंड देन 1918 में आपके 2 हुए थे। एक तो अहमदाबाद मिल स्ट्राइक हुआ था, जहाँ पे अहमदाबाद मिल स्ट्राइक, जहाँ पे मिल ओनर्स ने बोला था कि हम प्लेग बोनस रिमूव कर रहे हैं, लेकिन मिल वर्कर्स का मानना था कि प्लेग बोनस बना रहना चाहिए और हाइक इन वेजेस होना चाहिए, जो कि नहीं हुआ। एंड 1918 में ही आपका खेड़ा सत्याग्रह हुआ गुजरात में, जहाँ पे टैक्स एग्जेम्पशन की बात कही पेजेंट्स यानी फार्मर्स ने, लेकिन अब अंग्रेज कर नहीं रहे थे। तो यहाँ पे राजकुमार शुक्ला जी ने इन्वाइट किया चंपारण में, राज कुमार शुक्ला, और यहाँ पे अनुसुईया साराभाई ने। और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट अभी देखेंगे, ये 1920 में स्टार्ट होता है, 1920 में, और सॉल्ट सत्याग्रह 1930 में। आफ्टर डैश महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, यानी किस पर्टिकुलर इवेंट के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। तो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने लॉन्च कब किया था? 1920 में लॉन्च किया था, और नागपुर सेशन जो हुआ था कांग्रेस में, उसमें इसको एंडोर्स किया गया था। और गांधी जी ने इसको खिलाफत आंदोलन या फिर खिलाफत मूवमेंट के साथ मर्ज कर दिया था, ठीक है, खिलाफत के साथ मर्ज कर दिया था। खिलाफत कब स्टार्ट हुआ था? 1919 में स्टार्ट हुआ था, 1919 में। इसको अली ब्रदर्स ने स्टार्ट किया था, मौलाना अली और शौकत अली ने, ठीक है, अली ब्रदर्स ने इसको स्टार्ट किया था खिलाफत आंदोलन को, और मौलाना अली और शौकत अली, जैसे अभी मैंने बताया, इन्होंने इसको लीड किया था, और गांधी जी ने इसको मर्ज कर दिया। लेकिन हुआ क्या कि चौरी चौरा हत्याकांड हो गया गोरखपुर में, गांव में चौरी चौरा, वहाँ पे पुलिस वालों की हत्या कर दी भीड़ ने। इस वजह से गांधी जी ने इसको वापस ले लिया। और इसके वापस लेने के बाद क्या हुआ था, हमने देखा, तो ये जलियांवाला बाग जो हत्याकांड है पहले हुआ था। सबसे पहले तो रॉलेट एक्ट आया, रॉलेट एक्ट अगेंस्ट रॉलेट सत्याग्रह हुआ, फिर जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, फिर उसके बाद आपका ये हुआ नॉन कोऑपरेशन यानी असहयोग आंदोलन 1920 में, एंड देन उसके बाद चौरी चौरा 1922 में होता है, 1922 में। और इसके बाद गांधी जी को हो जाती है जेल। जेल जब गांधी जी को हो जाती है, तो कांग्रेस का एक सेक्शन बोलता है कि बॉयकॉट कंटिन्यू रखिए, और एक सेक्शन बोलता है कि बॉयकॉट को हटाइए। तो जो बोलते हैं कंटिन्यू रखो बॉयकॉट को, उनको बोला गया नो चेंजर्स, ठीक है, नो चेंजर्स। और जिन्होंने बोला कि बॉयकॉट को अब आप हटाओ और काउंसिल में एंट्री लो, उनको बोला गया प्रो चेंजर्स। और प्रो चेंजर्स ने स्वराज पार्टी बनाई, जिसको कि हम कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से जानते हैं। 1923 में मैंने आपको बताया था, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने। CR दास उसके पहले प्रेसिडेंट बने, और मोतीलाल नेहरू पहले प्रेसिडेंट बने उस पार्टी के। इन डैश BR अम्बेडकर नेगोशिएटेड द पूना पैक्ट विद महात्मा गांधी। तो डैश में भीमराव अम्बेडकर जी ने महात्मा गांधी के साथ पूना समझौते पर बातचीत की, 1932, 1930, 1933 या फिर 1931। तो पूना पैक्ट, अम्बेडकर जी नेगोशिएटेड द पूना पैक्ट विद महात्मा गांधी। कब नेगोशिएट किया? तो ये 1932 में नेगोशिएट किया। क्यों नेगोशिएट करना पड़ा? बिकॉज इससे पहले आया था मैकडोनल्ड अवार्ड, और इस मैकडोनल्ड अवार्ड, जिसमें रैमसे मैकडोनल्ड जो उस समय ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर था, उसने जो दलित थे या फिर जो शेड्यूल्ड कास्ट थे, ठीक है, जो डिप्रेस्ड क्लासेस थे, उनको सेपरेट इलेक्टोरेट दिया, ठीक है, डिप्रेस्ड क्लासेस को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया इसने,
ठीक है, सेपरेट इलेक्टोरेट यानी कि पृथक निर्वाचन देने की बात कही। इसके सपोर्ट में अंबेडकर जी थे, बिकॉज अंबेडकर जी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गए थे, तो उन्होंने वो चीज़ बोली थी कि हमें सेपरेट इलेक्टोरेट चाहिए। लेकिन इसके अपोज में कौन थे? गांधी जी, जो कि यरवदा जेल पूना में थे। अब क्योंकि वो यरवदा जेल पूना में वहाँ पे बंद थे, तो ही वेंट इनटू फास्ट एंड टू डेथ, और इसी वजह से फिर अंबेडकर जी और महात्मा गांधी जी के बीच में पैक्ट साइन होता है। द पैक्ट साइंड बिटवीन इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग इन 1916 इज कॉल्ड एज। तो इस पैक्ट को क्या बोलते हैं? लखनऊ पैक्ट बोलते हैं, जहाँ लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का, जिसको किसने प्रिसाइड किया था ये आप बताएंगे कमेंट में। तो पूना पैक्ट तो अभी देख चुके 1932 में। तो लखनऊ में जो सेशन हुआ था, इसमें मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट जो थे, नरम दल और गरम दल, ये भी एक साथ आए थे। एंड लखनऊ का जो पैक्ट हुआ था, ये अंबिका चरण मजूमदार लखनऊ सेशन जो है ये प्रिसाइड किया था। एक तो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट नरम दल और गरम दल एक साथ आ गए थे। एक्चुअल में गरम दल वालों को निकाला गया था कांग्रेस से बाहर सूरत सेशन में 1907 में, लेकिन इन्हीं को फिर वापस ले लिया गया लखनऊ सेशन में। और यहाँ पे कांग्रेस और मुस्लिम लीग ब्रिटिशर्स के सामने अपनी जॉइंट डिमांड्स रखती हैं, तो उसको हम बोलते हैं लखनऊ पैक्ट। और इन कुछ डिमांड्स को माना जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, जिसको मोंटेग्यू चेल्फोर्ड रिफॉर्म से जानते हैं। अब मुझे याद आ रहा है कि मैंने तुमसे पूछा था सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किससे हटाया गया था, किस एक्ट से? क्यों याद आया? क्योंकि इसको हटाया गया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से। और याद ही इसलिए आया क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने उलट दिया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 को। जैसे 1919 वाला प्रोविंसेस में डायरकी लाया था, सेंटर में बाई कैमरल लेजिस्लेचर, एकदम पलट दिया 1935 ने। वो डायरकी लाया सेंटर पे और प्रोविंसेस में 6 आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस को बाई कैमरल बना दिया, है ना। Who among the following founded the स्वराज पार्टी in 1923 along with मोतीलाल नेहरू? तो अभी देखा चित्तरंजन दास, जिनको प्रो चेंजर्स बोला गया, ये पहले प्रेसिडेंट बने उसके, और मोतीलाल नेहरू क्या बने? पहले सेक्रेटरी बने। Which of the following events occurred as an after effect of the जलियांवाला बाग मैसेकर? तो निम्नलिखित में से कौन सी घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद में प्रभाव के रूप में घटी? बताइए आप। स्टेटमेंट वाला है तो आप पढ़िए स्टेटमेंट और आंसर दीजिए। क्या बफरिंग हो रही है क्या? सही, आनंदिता, अमन जायसवाल, आशीष कुमार, महिमा सिंह, रिया भारती, मनीष लंबा, पीयूष सिंह, शर्मा जी, दृष्टि मौर्य। चलो, बाई कैमरल का ऑथेंटिक मीनिंग एक्सप्लेन सर। ऑथेंटिक मीनिंग तुमको क्या हमने फेक मीनिंग बताया था अभी तक? है बाई कैमरल का मतलब होता है द्विसदनीय विधानमंडल, जैसे कि पार्लियामेंट है, 2 सदन है, लोकसभा राज्यसभा। जैसे कुछ राज्य हमारे भारत में जैसे कि यूपी है, तो द्विसदनीय विधानमंडल है, जहाँ विधानसभा भी और विधान परिषद नहीं, जहाँ 2 हाउसेज होते हैं, उसको हम बाई कैमरल बोलते हैं। ठीक है, बाई का मतलब 2। तो हंगर स्ट्राइक टू सेटल डिस्प्यूट क्या लिखा हुआ है आफ्टर द? ठीक है, तो हंटर कमीशन का गठन हुआ था, ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड को देखने के लिए। In which year did महात्मा गांधी led the चंपारण मूवमेंट अगेंस्ट द इंडिगो प्लांटर्स? कब लीड किया था? 1917 में। अभी देख चुके हैं, तिनकठिया सिस्टम के विरुद्ध था। राजकुमार शुक्ला जी ने गांधी जी को इनवाइट किया था। 79 क्वेश्चन। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन फ्रीडम मूवमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स इज करेक्टली पेयर्ड विद द इवेंट दैट टुक प्लेस एट दैट ईयर? बताइए कौन सा इवेंट जो उस साल में हुआ हो उसको मैच करना है आपको। टाइगर लीजन सुभाष चंद्र बोस ने फॉर्म किया था, जिसको फ्री इंडिया लीजन के नाम से जानते हैं। ठीक है, टाइगर लीजन, या फिर ये उन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 के, अच्छा पूछ रहे हो कि एक सेकेंड, ये इन्होंने मतलब जब कांग्रेस से रिज़ाइन कर दिया था 1938 में, 1938 में ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक बनाई थी इन्होंने। उसी के बाद ही ये फिर जर्मनी वगैरह गए थे, है ना। तो जब बाद में वहाँ पे ये भ्रमण कर रहे थे, उसी टाइम पे इन्होंने टाइगर लीजन या फिर फ्री इंडिया लीजन बनाया था सुभाष चंद्र बोस जी ने। ठीक है, और इनका इन्होंने जो नाम रखा था वो मोरलैंडो ओजाटा करके इस तरह से कुछ नाम था। ठीक है, मोरलैंडो ओजाटा करके नाम था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए जल्दी से। चलो,
तो यहाँ पे 1915 महात्मा गांधी रिटर्न टू फ्रॉम साउथ अफ्रीका, ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है, सही है। 9 जनवरी 1915 को लौटे थे। 1944 क्रिप्स मिशन वॉज सेंट बाई ब्रिटिश गवर्नमेंट टू इंडिया टू ऑब्टेन इंडियन कॉपरेशन फॉर द ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। क्रिप्स मिशन 1944 में नहीं 1942 में भेजा गया था और इसके रिस्पॉन्स में क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च हुआ था। जरा कमेंट बताइए ऑगस्ट ऑफर जो है ये कब लॉन्च हुआ था, ऑगस्ट ऑफर, और इसके रिस्पॉन्स में क्या हुआ था। फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 में हुई थी, 1930 में हुई थी ये, दूसरी 1931, तीसरी 1932 में। दी ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी मेट इन बॉम्बे एंड रैटिफाइड द क्विट इंडिया रेजोल्यूशन, बिल्कुल सही है। और यहाँ पे बिल्कुल ठीक है, ये भी सही है, लेकिन 1945 नहीं होगा ना, 1942 होगा ये क्विट इंडिया मूवमेंट तो। और ज़रा बताइए ग्वालिका टैंक में किसने झंडा फहराया था, मैंने आपको कल बताया था। तो यहाँ पे ऑगस्ट ऑफर 1940 में आया था लिथगो के टाइम पे, और इसके रिस्पॉन्स में हुआ था व्यक्तिगत सत्याग्रह, इंडिविजुअल सत्याग्रह हुआ था। और पहले इंडिविजुअल सत्याग्रही कौन थे बताइए जल्दी से, पहले कौन थे, दूसरे कौन थे। तो पहले कौन थे, पहले थे हमारे आचार्य विनोबा भावे, जिन्होंने भूदान मूवमेंट भी, भूदान आंदोलन भी लीड किया था 1951 में, पोचमपल्ली गांव तेलंगाना। और सेकंड की अगर बात करें तो ये जवाहरलाल नेहरू थे। अगला है हमारा, और क्यों क्रिप्स मिशन फेल हो गया था, बिकॉज ये डोमिनियन स्टेटस की बात कर रहा था, लेकिन हमें तो पूर्ण स्वराज चाहिए था अभी। 80th क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स मोतीलाल नेहरू अलॉन्ग विद 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। तो कब कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया था मोतीलाल नेहरू और अदर 8 डेलीगेट्स के साथ मिलकर, अलॉन्ग विथ 8 अदर डेलीगेट्स। तो ये 1928 में किया था, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि 1928 में आया था साइमन कमीशन भारत में, और उसी के रिस्पॉन्स में बर्किनहेड ने चैलेंज किया था, जो बर्किनहेड सेक्रेटरी था उसने चैलेंज किया था कि इंडियंस अपना खुद का कॉन्स्टिट्यूशन नहीं बना सकते हैं, ठीक है, और अगर बना सकते हैं तो फिर बना लो, ठीक है। तो 1928 में आया था ये। और जिन्ना ने अपने क्या दिए थे, 14 पॉइंट्स दिए थे। बफरिंग तो नहीं हुई है, जरा एक बार बताना कमेंट में अभी कुछ। जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स दिए थे, ठीक है, जिन्ना ने अपने 14 पॉइंट्स दिए थे, और दिल्ली प्रपोजल्स रखे थे मुस्लिम लीग ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, आखिरी के 10 क्वेश्चन में यहाँ पे मेंटर कर चुके हैं अभी। 81st नंबर क्वेश्चन, सर मेरी शादी है कल, आप आओगे क्या मेरी शादी में। कहाँ है बेटा कहाँ है शादी तुम्हारी, बताओ, ज़रूर आएंगे, तुम ऐसा चिंता मत करो, वहीं आके तुम्हें थपड़ियाएंगे हैं। सिलेक्शन हुआ नहीं, शादी वादी अभी करने लगे, क्यों। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका 1903, तो कहाँ पे ये स्टार्ट करते हैं गांधी जी, तो कौन सा है, तो ये इंडियन ओपिनियन है। यंग इंडिया भी गांधी जी स्टार्ट करते हैं, लेकिन साउथ अफ्रीका में इंडियन ओपिनियन स्टार्ट करते हैं। नवजीवन भी गांधी जी स्टार्ट करते हैं, और हरिजन भी जैसे रहता है उन्होंने वही स्टार्ट करते हैं महात्मा गांधी जी। और माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ, सत्य के साथ मेरे प्रयोग, इनकी आत्मकथा का नाम है, इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इन 1918 महात्मा गांधी ऑर्गेनाइज्ड अ सत्याग्रह फॉर द पेशेंट्स ऑफ खेड़ा ऑफ गुजरात। तो खेड़ा सत्याग्रह किसके संबंध में था, ये किससे रिलेटेड था। तो सत्याग्रह वॉज फॉर द डिमांड ऑफ रिलैक्सेशन एंड रेवेन्यू कलेक्शन, की टैक्स कम वसूला जाए क्योंकि फसल अच्छी नहीं हुई है, इसलिए। अहमदाबाद किस लिए था, कि भाई वेजेस, मिल वर्कर्स बोल रहे थे वेज बढ़ाया जाए, प्लेग बोनस दिया जाए। और चंपारण वाला तिनकठिया सिस्टम के विरुद्ध, नील की खेती। सी राजगोपालाचारी लेड दी सॉल्ट सत्याग्रह इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट। तो सॉल्ट सत्याग्रह, जिसको कि हम डांडी मार्च के नाम से भी जानते हैं, तो ये कब स्टार्ट होता है, ये स्टार्ट होता है आपका 12 मार्च को, और कब तक चलता है जरा बताएंगे कमेंट में। और गांधी जी अपने कितने डेलीगेट्स के साथ यहाँ पे मार्च करते हैं, फ्रॉम साबरमती टू डांडी तक मार्च निकालते हैं, साबरमती से डांडी तक का मार्च निकालते हैं, और यहीं से आपका स्टार्ट होता है, इसी को बोलते हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है। तो सी राजगोपालाचारी तमिलनाडु से लीड करते हैं, ऑप्शन नंबर सी। अच्छा मैं अब लिख रहा हूँ, आप बताइएगा, बिहार से कौन लीड करता है, और पेशावर से कौन लीड करता है, धारसाना से कौन लीड करता है। चलो तो यहाँ पे 78 डेलीगेट के साथ मार्च निकालते। कांग्रेस के पहले सेशन में कितने डेलीगेट थे, 72 थे, 72 थे। बिहार से अंबिका कांत सिन्हा नाखस पॉन्ड, नाखस तालाब में जो है ये करते हैं, ठीक है, मतलब इसको साइट चूज़ करते हैं सॉल्ट लॉ को वॉयलेट करने के लिए। पेशावर ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो लीड करते हैं वो खान अब्दुल गफ़ार खान, ठीक है, खान अब्दुल गफ़ार खान, ठीक है।
जिनको कि हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिनको कि हम सीमांत गांधी के नाम से जानते हैं या फिर फ्रंटियर गांधी के नाम से भी जानते हैं इनको हम, ठीक है, फ्रंटियर गांधी के नाम से जानते हैं। इन्होंने खुदाई खिदमतगार करके एक सोसाइटी डेवलप करी, खुदाई खिदमतगार, और इन्होंने रेड शर्ट मूवमेंट चलाया, रेड शर्ट मूवमेंट, लाल कुर्ती आंदोलन। पेशावर या तो ऑप्शन में होगा या फिर NWFP ऑप्शन में हो सकता है। NWFP का मतलब है नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस। धारसाना से सरोजनी नायडू, ठीक है, और इन्होंने ही कन्विंस किया था गांधी जी को कि भाई गांधी जी अलाउ कर दो विमेंस को भी, और गांधी जी विमेंस को अलाउ ना करें, ऐसी बात हो सकती नहीं हो सकती है ना। सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वॉज हेल्ड इन 1931 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो तीनों ही यार लंदन में हुई थी, ठीक है, पहली 30, 31 और तीसरी 32 में, दूसरी वाली में ही पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस और गांधी जी ने। लास्ट के 5 क्वेश्चंस आपके सामने, बिल्कुल भावना शर्मा, शर्मा जी, जानवी, रौनक, सिमरन, आयुषी, शुभम, सबका सही है। सर आपके घर के पास ही शादी में कार्ड भेज दूंगा, आ जाना लेने प्लीज़, मकसद पूरा कर देना। तो यही चप्पल है के मारेंगे तुमको। व्हेन डिड द क्विट इंडिया मूवमेंट स्टार्ट, भारत छोड़ो आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? और अच्छा वो तो बता दिए थे ना, अगस्त ऑफर। तो 1942 में स्टार्ट हुआ था एंड इट वाज प्राइमरली अ लीडरलेस मूवमेंट बिकॉज पहले दिन ही सबकी अरेस्ट हो गई थी। लेकिन अरुणा असफ अली, जिन्होंने ग्वालिका टैंक बॉम्बे में एक तो झंडा फहराया था, अरुणा असफ अली। और अंडरग्राउंड रेडियो किसने चलाया था? यू से अंडरग्राउंड रेडियो और यू से उषा मेहता जी। तो उषा मेहता जी ने अंडरग्राउंड रेडियो चलाया था। और इसी टाइम पे ही पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप हुई थी, अगर आपको याद हो, है ना, पैरेलल गवर्नमेंट सेटअप हुई थी, जिनको क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे, समानांतर सरकार, है ना। तो कौन कौन सी थी? तो बलिया में चिट्टू पांडे थे अपने, ठीक है, एक सेकेंड, क्या हो गया ये, लिख क्या नहीं रहा भाई, ये क्या हो गया इसको, एक सेकेंड, ठीक है, अभी लिख रहा। बलिया से चिट्टू पांडे ने लीड किया था, ठीक है। देन आपका तामलुक और सतारा देखा था हम लोगों ने ना, तामलुक और सतारा। तो तामलुक से किसने लीड किया था? तामलुक से जातिया सरकार, ठीक है, जातिया सरकार। और सतारा से प्रति सरकार, ठीक है। और ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि मैंने आपको पढ़ाया था, चलो वो तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ कि CDM के टाइम पे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के टाइम पे क्या क्या हुआ था। तो ज़मींदारी जो एरियाज़ थे, अब ज़मींदारी एरियाज़ मैंने आपको पढ़ाया था, ज़मींदारी एरिया यहाँ पे आया था 1793 में, ज़मींदारी, ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट आया था। कौन लाया था? कॉर्नवालिस लाया था, जिसको फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज बोलते हैं, एंड हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू क्वालिफाई दी सिविल सर्विसेज एग्जाम। देन यहाँ पे आया था आपका रैयतवाड़ी सिस्टम, कब आया था? 1820s के टाइम पे आया था। कौन लाया था? मुनरो एंड रीड लाए थे। एंड यहाँ पे आया था आपका महालवाड़ी सिस्टम, कौन लाया था? होल्ट मैकेंजी या फिर विलियम बेंटिक लेके आए थे 1822 में। महाल का मतलब होता है ग्रुप ऑफ विलेजेस, और रैयतवाड़ी आपका रिकार्डियन थ्योरी ऑफ रेंट पे बेस्ड था। और पहले इंडियन जिन्होंने क्वालिफाई किया था सिविल सर्विसेज, उनका नाम क्या था? सत्येंद्रनाथ बोस उनका नाम था, ठीक है, सत्येंद्रनाथ बोस। आगे बढ़ते हैं। विच इंडियन हैड एस्टैब्लिश द नेटल नहीं होगा, ये नेटल होगा, ठीक है, नेटल इंडियन कांग्रेस। नेटल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किस भारतीय ने की थी? नेहरू, राणा डे, गांधी या फिर तिलार? तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा यहाँ पे महात्मा गांधी जी ने, वो भी कहाँ पे करी थी? साउथ अफ्रीका में करी थी, नेटल इंडियन कांग्रेस। और साथ ही साथ फीनिक्स फार्म सेटअप किया था। क्वेश्चन नंबर 87, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ कंडीशन लेड डाउन इन द गांधी इरविन पैक्ट में कौन सी कंडीशन को ले डाउन नहीं किया गया था? बताइए जल्दी से। तो गांधी इरविन पैक्ट कब हुआ था? 1931 में। हुआ क्या था कि गांधी जी को सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब लॉन्च किए थे तो जेल में डाल दिया गया था, फिर जेल से निकाला इरविन ने। गांधी जी ने पहले बोला था, पहले अल्टीमेटम दिए थे तुमको, हम अपनी 11 डिमांड रखे थे, गांधी जी ने 11 डिमांड्स रखी थी, लेकिन इरविन ने मानी नहीं थी। अब इरविन ने निकाला, क्यों? क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जरूरी थी। कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी इंडिया की, वही राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को बॉयकॉट कर रही थी, पहले वाले में नहीं गई, तो चाहते थे दूसरे वाले में तो जाए भैया, नहीं तो बेइज्जती हो जाएगी कि मेन पार्टी नहीं आ रही है। तो गांधी जी ने इरविन के साथ पैक्ट साइन किया, और उसमें गांधी जी ने कुछ इरविन की डिमांड्स मानी और इरविन ने कुछ गांधी जी का। INC शुड स्टॉप CDM,
CDM स्टॉप करने की बात गांधी जी ने मान ली कि ठीक है हम रोक देंगे। इरविन ने मान लिया कि ठीक है हम सॉल्ट टैक्स को हटा देंगे, जो जिसके तहत अब लोग खुद से नमक बना सकते हैं और ट्रेड वगैरह कर सकते हैं, मतलब पर्सनली कर सकते हैं ट्रेड, ऐसा कोई कमर्शियल पर्पस नहीं, ठीक है, ये भी मान लिया। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो दूसरी वाली होने वाली ईयर एंड में, उसमें भी पार्टिसिपेट हम करेंगे, लेकिन टैक्स, ये विदड्रॉल ऑफ टैक्स ऑन खादी प्रोडक्शन, इसका खादी वादी से कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। और यही माना जाता है कि गांधी जी ने जो डिमांड रखी थी भगत सिंह की फांसी को टालने का, वो इरविन ने नहीं माना। और गांधी जी ने बोला था पब्लिक इंक्वायरी, पुलिस इंक्वायरी होनी चाहिए, सॉरी पब्लिक इंक्वायरी होनी चाहिए जहाँ पे पुलिस एक्सेसेस हुए हैं, जहाँ पे उसने अतिक्रमण किया, वो भी इरविन ने नहीं माना था, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान पता होनी चाहिए, 1931 में हुआ था। लेकिन क्योंकि यहाँ पे गांधी जी बोल रहे थे कि आरटीसी का जो मेन गोल होना चाहिए कि डोमिनियन स्टेटस आप कब दोगे भारत को, ना कि डोमिनियन स्टेटस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो वो क्योंकि डोमिनियन स्टेटस पे कोई चर्चा हुई नहीं, तो फिर से गांधी जी ने लॉन्च कर दिया और फिर से गांधी जी को जेल में डाल दिया। 88 थर्ड लास्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग रिपील्ड द वीपीए, किसने वीपीए रिपील किया, तो हम देख चुके हैं रिपन ने रिपील किया आर्म्स एक्ट को भी एंड वीपीए को भी। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट आया था, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, सारी चीज़ें। लिटन आर्म्स एक्ट लाया था, वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लाया था 1877 में, इसके टाइम पे पहली दिल्ली दरबार ऑर्गेनाइज की गई थी। इसी के टाइम पे ही आपका सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर हुआ था। पहला एंग्लो अफगान वॉर कब हुआ था, पहला अफगान वॉर हुआ था ऑकलैंड के टाइम पे, ठीक है। ये आई थिंक CGL मेंस पे 2023 से पूछा भी गया था, डफरिन के टाइम पे कांग्रेस बनी थी, ध्यान रखिएगा। एंड द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ये रहा, हु अमंग द फॉलोइंग रिपील्ड द वीपीए, क्या बार बार वही क्वेश्चन आ गया यार ये तो। चलो इसकी जगह मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ कि INA ट्रायल्स कब हुए थे, INA ट्रायल्स कब हुए थे, और इसके अलावा आप बता देना INA ट्रायल्स कब हुए थे, और एक चीज़ और थी दैट इज RIN म्यूटिनी कब हुई थी, रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी कब हुई थी। तो RIN म्यूटिनी और INA ट्रायल्स, तो INA ट्रायल्स जहाँ पे आपको याद हो कल ही मैंने पढ़ाया था, इंडियन नेशनल आर्मी जो बनी थी तो उसके प्रिजनर ऑफ वॉर थे इसमें, तो इनके खिलाफ ट्रायल चलाए गए थे कब, 1945 के टाइम पे। और RIN जो रॉयल इंडियन नेवी म्यूटिनी हुई थी वो 1946 के टाइम पे हुई थी, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन ये रहा, क्योंकि ये तो हम लोग कर चुके हैं। लास्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द फ्रीडम फाइटर हु सेड एज अ चाइल्ड hated going to school and found it suffocating and oppressive। और ये मतलब CGL क्वेश्चन है, आपको बता दूँ, ठीक है। CGL 2022 का क्वेश्चन है, दिसंबर मंथ में हुआ था, आई थिंक दिसंबर 18 विद द दिसंबर क्वेश्चन है ये। तो आइडेंटिफाई द फ्रीडम फाइटर हु एज अ चाइल्ड हेटेड गोइंग टू स्कूल और फाउंड इट सफोकेटिंग एंड ऑप्रेसिव, किसने कहा था। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ते हैं, होमवर्क क्वेश्चन है ना। और वावेल प्लान भी 1946 में आया था, ये भी ध्यान रखिएगा, वावेल प्लान, हाँ जी। और इसके बाद जरा एक क्वेश्चन आंसर बता देते हैं, दैट इज़ कैबिनेट मिशन प्लान इसके बाद आता है, आपको पता होना चाहिए। कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आता है, ठीक है, 1946 में आता है। एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 19, और डायरेक्ट एक्शन डे कब ऑब्जर्व किया गया था ये बता दीजिए। तो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आता है 1947 में, जिसको कि माउंट बैटन प्लान के नाम से जानते हैं। डिवीजन प्लान, यानी इंडिया को डिवाइड किया इसने, इंडिया और पाकिस्तान दो डोमिनियन में, पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान में बना, कल मैंने आपको समझाया था। एंड इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में आया था माउंट बैटन लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना, ठीक है। और उसके बाद एक इंडियन को गवर्नर जनरल बनाया गया, वो कौन थे, राजेंद्र प्रसाद से, सॉरी सी राजगोपालाचारी थे। और उसके बाद उस पोजीशन को ही ख़त्म कर दिया गया, इसलिए पहले और आखिरी इंडियन जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना हो वो सी राजगोपालाचारी थे। और डायरेक्ट एक्शन डे ऑब्जर्व करने को किसने बोला था, जिन्ना ने डायरेक्शन दिए थे कि 16 अगस्त 1946 को एकदम मार काट मचा दो। इसीलिए जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था, आज़ाद हुआ था, तो इस समय ज़रा बताइए ब्रिटेन का प्राइम मिनिस्टर कौन था, गांधी जी कहाँ पे हुआ करते थे ये बताइए। तो प्राइम मिनिस्टर तो क्लीमेंट एटली था, ठीक है, क्लीमेंट एटली। और गांधी जी इस समय नोआखली में थे, जो बांग्लादेश में प्रेजेंट डे पड़ता है, जहाँ पे जम के मारा काटा मची थी एकदम, ठीक है, ये बांग्लादेश में पड़ता है, ठीक है, नोआखली। तो यहाँ पे गांधी जी आपसे कभी कभी पूछ लेता है कि कहाँ पे मतलब गांधी जी थे, तो ये पूछ लेता क्योंकि वो
रॉयट्स के लिए बहुत फेमस था, बहुत दंगे हुए थे यहाँ पे। और सेशन होता है आज का हमारा यहाँ पे ख़त्म। बाकी अब कल से क्या स्टार्ट होना चाहिए बताइए। पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे? विलियम बेंटिक थे ना। अब बताइए 80-90 में आपने कितना स्कोर किया और कल से कौन सा स्टार्ट होना चाहिए। कल से मैं सोच रहा हूँ कि कल से ब्रोकन, क्या ब्रोकन भाई, कल से सोच रहा हूँ मैं कि ज्योग्राफी स्टार्ट कर लें और ज्योग्राफी 2 हफ्ते में करें, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। और परसों एक सेशन है, एक बड़ा सा सेशन है एसएससी जेई के लिए, मैं वो सेशन ले रहा हूँ, लेकिन वो ऑब्वियस ये बात है ठीक है, वो सबके लिए इंपॉर्टेंट होगा। मतलब कि एस एच को एसएससी अलग अलग तो कोई तरह के क्वेश्चन पूछता नहीं है सीजीएल में, जेई में। तो क्योंकि जेई का सबसे पहले एग्ज़ाम लगा हुआ है तो मैं लेने वाला हूँ, और जेई का मैं एग्ज़ाम जो भी क्वेश्चन आएंगे उसका रिव्यू भी करवाऊंगा, सो दैट हमें आइडिया लगे सीपीओ एग्ज़ाम के लिए, सीएचएसएल एग्ज़ाम के लिए, एंड अल्टीमेटली सीजीएल एग्ज़ाम के लिए भी। ठीक है, तो कल से ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, एंड मेरे हिसाब से वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग करते हैं इस वीक, कल वाले में, मतलब कल से जो स्टार्ट होगा, और अगले वाले वीक में इंडियन ज्योग्राफी करेंगे। साथ ही साथ अक्टूबर के करंट अफेयर्स भी कर लेंगे। और कैसा लगा सेशन ज़रा बताइए कमेंट में आप आज का, क्योंकि मैंने मतलब मुझे लग तो नहीं रहा था आज मैं ले पाऊँगा, तबीयत ठीक नहीं थी, लेकिन हाँ थोड़ी सी ठीक लग रही है क्योंकि दवा वगैरह ले ली थी। तो इस ऐसे में बीच में मैंने ज़्यादा देखा वेखा नहीं, मैंने जल्दी जल्दी पढ़ाने पर ही फोकस रखा, क्योंकि उन्हें सोचा कि अगर थोड़ा सा भी डिले हो गया और बीच में तबीयत ख़राब हो गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी, है ना। अभी ख़राब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई, क्या चीज़ लिख रहे हैं ऊपर चला गया। बैटल ऑफ कोलाचल मैंने 1741 में बताया था ना, 1741 में ही तो हुआ था, में हुआ था अपना। अच्छा मैंने गलती 1746 बता दिया था, सॉरी, 1741 में हुआ था कोलाचल का बैटल, जहाँ पे ये क्या कहते हैं, ट्रैवनकोर के जो राजा थे उन्होंने भगाया था डच को, नीदरलैंड वालों को, जिनका नाम मार्तंड वर्मा था, केरल के जो राजा थे। कानपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने का प्रोसेस ये है कि पहले तुम्हें सीजल में सिलेक्शन, बिना सीजल के सिलेक्शन में क्या होता है ना, कानपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ही नहीं देते हम लोग। और जब उसमें सिलेक्शन हो जाता है तो फिर हम लोग सिलेक्शन उसमें फिर आपको नियुक्त किया जाता है। और कैसे नियुक्त किया जाता है, आपसे कुछ वर्ड बुलाए जाते हैं, जैसे कि मान घुइयाँ हो गया, ठीक है, घुइयाँ छीलना, ठीक है, तेल लाना इस तरह के वर्ड आपको यूज़ करने आने चाहिए, ठीक है। कानपुर यूनिवर्सिटी का एक ही क्वेश्चन था आज क्या सर पूनम पांडे कहाँ गई, जुआ केसरी भी नहीं। चलो अगले सेशन में रखेंगे पक्का, ठीक है, जुआ केसरी और पूनम पांडे दोनों हाँ, बाकी इसका लेक्चर का पीडीएफ आपको परमार एसएससी का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ पे मिल जाएगा। और भाई आज ही 300 के कंप्लीट करवाओगे क्या? और टेस्ट आप लोगों का ओपन 12 बजे है ना कि 1 बजे है, ठीक है। परमार एकेडमी एप्लीकेशन पे जाना, ठीक है, वहाँ पे लाइव टेस्ट वाले सेक्शन में अटेम्प्ट करना आज का टेस्ट, जो 1 बजे खुल जाएगा आप लोगों का, जिसमें कि मॉडर्न हिस्ट्री होगा। और आज परमार एसएससी टेलीग्राम पे क्या आप लोग करवा सकते हैं 300 के, मात्र 1000 ही थे, 1-1.5 हज़ार सब्सक्राइबर की कमी पड़ रही है तो वो आप आज कंप्लीट करके उसको पूरा कर सकते हैं। परमार एसएससी टेलीग्राम 3 लाख हमारे सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो जाएंगे। बहुत सारे फेक चैनल्स ही बने हुए हैं, तो आप उनको प्लीज़ रिपोर्ट कर दिया करिए। अगर आप देखते हैं कोई फेक चैनल तो रिपोर्ट मार दिया करिए। सिर्फ 2 ही चैनल हैं, एक तो परमार एकेडमी है जिसमें 3 लाख सब्सक्राइबर हैं, होने जा रहे हैं, और एक है आपका क्विज़ ग्रुप जिसमें कि 1 लाख सब्सक्राइबर होने जा रहे हैं। इनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। क्विज़ ग्रुप में 92,000 समथिंग है अभी, और उसमें आपके रफली 3 लाख के समथिंग है, ठीक है। वर्क टका बोलिए, अच्छा वर्क टका है आज 6 से ज्वाइन करूँगी आज, अच्छा। अरे भाई कहीं पे 8 अप्रैल लिखा हुआ है, कहीं 9 अप्रैल, इतना लोड क्या लेते हो, ठीक है, दोनों ऑप्शन में नहीं होगा। 8 अप्रैल कर लो, 8 अप्रैल को हैंग हुए थे, ठीक है, 8 अप्रैल को फांसी हुई थी उनको, ठीक है।
8 अप्रैल ही कर लो। टाटा निगम क्या पर रिपोर्ट मारनी है, कौन नहीं सर हो जाएगा। अच्छा, आरसीबी और सीएसके, बेटा ये कल का क्वेश्चन था, आज का नहीं। कलबेलिया डांस होता है, हम लोगों ने देखा था, फोक डांस होता है कलबेलिया राजस्थान का। अमर सुनार बांग्ला गाकर सुना रहे भाई, मुझे बंगाली नहीं आती है। बेटा मित्र सेन, इतनी जोर जोर से कौन सा फ़ोन बजता है भाई हैं? सर वो औरंगज़ेब कैसा आदमी था, गदहा आदमी था वो। चलो, पहला बैशाख ठीक। अच्छा, महाराष्ट्र में गाली होता है वाका टाका, अच्छा। चले भाई, थैंक यू, बाकी आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पे पीडीएफ। कल से करते हैं स्टार्ट जियोग्राफी विद द माइंड मैप। और भाई लाइक वाइक करने को बोलते नहीं है तो मतलब तुम लोग करोगे नहीं है, एकदम बेईमानी पे उतारो। चलो भाई, थैंक यू सभी को, कल से करते हैं ज्योग्राफी। थैंक यू।